हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर देख सकते हैं एलटी ग्रेड की जो आपकी जीके की बेहतर तैयारी चल रही है। साथ में हमारे चैनल पर एलटी ग्रेड हिंदी की भी क्लास चलती है जो कि रात को 9:30 बजे चलती है। और जीके की क्लास जो चलती है वो आपको सुबह 11 बजे चलती है। हमने यहाँ पर देखिए जीके के काफ़ी पार्ट हमने पढ़ा दिया है। अब समय है आपका 2-3 दिन आपके यहाँ पर रिवीजन के लिए। तो अब आपको यहाँ पर जितनी भी क्लास हमने दिया है उसका आपको रिवीजन करना है और एक लंबी क्लास के रूप में करना है, मैराथन क्लास के रूप में करना है, ताकि उसका आपका समय से पहले आपका रिवीजन भी हो जाए, है ना। तो आज की क्लास में क्या होगा कि जितनी भी हमने क्लासें कराया है उनका आपका रिवीजन होगा, एक मैराथन के रूप में होगा, है ना। और देखा जाए तो आपके कह सकते हैं कि यहाँ पर ढेर सारे आपके क्वेश्चन होंगे और पूरा का पूरा आपका रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम आपको एक सीरीज लाएंगे, उसमें से आपको लाइव कराएंगे और लाइव के साथ साथ आपको मैराथन क्लास होगी। फिर वो ज़्यादा क्लास लंबी होगी, यानी टॉपिक वाइज ले आएंगे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना। उसमें से आपको 3-3, 4-4 घंटे की मैराथन क्लास करा देंगे और बस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा जीके भी। ठीक है ना, क्लियर है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और हमने कहा भी है कि आप लोग कह सकते हैं अगर जीके की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आप लोग हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। पूरे 1 साल के लिए यहाँ पर कोर्स आपका है ना, मात्र 99 रुपये में है, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट की ई बुक आपके हैं। इसके बाद वन लाइनर आपको ई बुक मिलेगा। इसके बाद आपको टेस्ट पेपर भी आपके हैं, मैराथन क्लासें भी आपकी हैं, टेस्ट सीरीज भी आपकी 25 एग्जामों की आपकी लगभग आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, चाहे आप टीचर से हो, यूपी टेस्ट, सी टेट, सबकी आपको टेस्ट सीरीज भी है ना। और बाकी जो मैराथन क्लासें वगैरह इनकी पीडीएफ आपको मिलती रहती हैं। ठीक है ना। बाकी इसी प्रकार से आपका हिंदी की भी कोर्स है जो कि 99 रुपये में है। प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स जो कि हिंदी साहित्य की आपको कंप्लीट थ्योरी होगा, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी आपकी है। इसके बाद आपके देखा जाए क्लास नोट्स भी है ना, वो भी आपको पूरे 1 साल के लिए। तो हमारे ऐप से जुड़कर और भी अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर आप जाइए, डेमो पीडीएफ भी अपलोड है, कुछ ऐसी पीडीएफ भी हैं जो आपको फ्री हैं, है ना। और जीके वाले में भी देखिए काफ़ी चीज़ें आपको फ्री हमने कर दिया है, तो वहाँ पर जाकर अपना अच्छी तरीके से तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सुपर फास्ट तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि यहाँ पर एक जीके की मैराथन क्लास आपकी होगी। लगभग 2 घंटे की क्लास हम यहाँ पर कराएंगे और इससे ढेर सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे आज की इस क्लास में। ठीक है ना। चलिए, नमस्ते भैया, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है। फलों में जो मीठा स्वाद होता है इसका कारण क्या होता है। तो फलों में एक पाई जाती है शर्करा, और ये जो शर्करा होती है इसको फल शर्करा भी कहते हैं और इसी को फ्रक्टोस भी कहते हैं। यानी अगर हम बात कर लेते हैं तो सर आपका जो आंसर बनेगा वो डी हो जाएगा। इसे फ्रक्टोस कहते हैं या कभी कभी इसे बोलते हैं फल शर्करा भी कहा जाता है। यानी इस प्रकार की शर्करा फलों में ही आपको मिलेगी। यानी जो फ्रक्टोस होता है एक मोनोसैकेराइड होता है। याद रखिएगा कि जो फ्रक्टोस होता है वो कैसा होता है, तो आप कहेंगे सर ये जो आपका होता है मोनोसैकेराइड होता है। मोनो यहाँ पर देखा जाए तो मोनोसैकेराइड आपका होता है, याद रखना है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो सैकेराइड के अणु होते हैं वो आपके मोनो आपके होते हैं। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका डी हो गया। वहीं पर लैक्टोज शब्द जो आपको मिलेगा कभी भी वो दूध से बनी हुई जो भी आपके प्रोडक्ट होते हैं, यानी जो भी चीज़ें आपके उत्पाद होते हैं उसमें लैक्टोज आपका लगा होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि आयोडीन की कमी से होता है। चलिए, आयोडीन की कमी से होता है यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो हमने कहा सर आयोडीन की कमी से क्या बनता है, तो यहाँ पर घेंघा रोग होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, घेंघा रोग होता है। और आपको बता दें कि शरीर में आयोडीन की कमी से जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। यानी आपके गले में जो आपकी थायराइड होती है उसकी वृद्धि हो जाती है, यानी गला आपका फूल जाता है। और वहाँ पर देखा जाए तो आपको ये कमी होती है आयोडीन, इसी की कमी से घेंघा रोग होता है। और याद रखना है जिसके आपके थायराइड हो जाती है उसके शरीर भी बढ़ने लगता है, भारी होने लगता है और भी कई प्रकार की दिनचर्या में परिवर्तन भी आ जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल है जो अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। यानी अगर हम बात कर लेते हैं सर जी, जो आपके अंगूर है, आपके इमली है, केला में है, इसमें एक विटामिन पाया जाता है और ये विटामिन जो होता है ना इसे बोलते हैं टार्ट्रिक अम्ल कहते हैं। हालांकि आपने अंगूर, इमली हमेशा पढ़ा है, लेकिन आज के इस वीडियो में है ना आज आपको मिला कि केला में भी क्या होता है, यहाँ पर टार्ट्रिक अम्ल होता है, याद रखना है। टार्ट्रिक वही होता है जो बतासा वाले आजकल समय में है ना तुरंत घोलते और बनाते हैं और आप लोगों को पानी पिला देते हैं। यानी यहाँ पर वही टार्टरी होता है ना। तो याद रखना है कि यहाँ पर जो अंगूर है, इमली है, केला में क्या मिलेगा, टार्ट्रिक अम्ल आपका होता है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है। कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो सर जी 4 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो रंजकहीनता है, हीमोफीलिया, वर्णांता है, ये जो आपके रोग हैं आनुवंशिक रोग होते हैं। यानी एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी पे आपके जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया गया है रतौंधी, दिया गया है रतौंधी, ये कोई आपका आनुवंशिक रोग नहीं होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है।
और जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। पॉलिटी के भी आपके होंगे, हिस्ट्री की भी आपके होंगे, इसी में आपकी पर्यावरण से रिलेटेड होंगे, इसी में आपके जनगणना होगी, यानी जो भी आपका है डेली के डेली प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही प्रैक्टिस सेट में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दिया है निम्नलिखित में से कौन से युग्म है जो सही सुमेलित आप कर रही हैं। तो आप तो देखिएगा पहला ऑप्शन दिया गया है कि विटामिन B12 जो कि आपका दिया है प्रति अरक्तता का कारण आपका बनता है। यानी अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं विटामिन सी का आपके कह रहे हैं प्रतिस्कर्वी कारक हो गया है। यहाँ पर विटामिन डी दिया है वंध्यता रोगी कारक दिया गया है। वंध्यता रोगी ये जो ऑप्शन है वो आपका गड़बड़ है, क्योंकि विटामिन डी से आपका नहीं होता। ये विटामिन जो आपका है यहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका सी वाला आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, जबकि वंध्यता रोधी कारक होता है यानी एनसी जो आपका होता है वो आपका ई होता है। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए क्या, ई होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी गलत है। विटामिन के जो आता होता है प्रतिस्रावी जो आपका होता है यानी रक्त को जो रोकता है वो आपका होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है। जैव विविधता में जो ह्रास हो रहा है, कमी हो रहा है भैया, उसका दोहन किया जा रहा है, औद्योगिक उत्पादन हो रहा है, नगरीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सभी कारण तो आपके हो सकते हैं। यानी जैव विविधता के ह्रास के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक में जो नाम आ रहा है वो प्राकृतिक आवासीय विनाश हो रहा है। यानी प्रकृति ने जो आपको दिया है उसका आप धीरे धीरे विनाश कर रहे हैं, आपके उन संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। जब औद्योगिक उत्पादन बढ़ाएंगे तो नगरीकरण बढ़ेगा, और जब नगरीकरण बढ़ेगा तो जंगल कटेंगे, और जंगल जब कटेंगे तो आपकी जैव विविधता की क्या होगा, कमी आएगी, यानी ह्रास आएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो आपके क्या होते हैं। यानी पौधों को भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट खा जाते हैं? नहीं खाते हैं। हाँ, कुछ आपके ऐसे पौधे होते हैं जो आपके कीटों को पकड़ लेते हैं, जिनको कीट बच्ची पौधे कहते हैं। तो कीट बच्ची जो आपके पौधे होते हैं उनकी प्रक्रिया क्या होती है, कीटों को अंदर अपना दबा लेते हैं। इसके बाद जब मरते हैं तो उनका जो आपका नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रेट के रूप में उनके अंदर सोख जाता है, ठीक है ना। तो वहां से उनको नाइट्रोजन मिल जाता है, और ऐसे एरिया जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है ना, वहीं पर आपको कीट बच्ची पौधे आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है सर पौधों को जो नाइट्रोजन प्राप्त होता है वो किस रूप में होता है, तो ये नाइट्रेट के रूप में होता है। याद रखना, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, ये नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करके ये ग्रहण कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें गांधी जी उपस्थित हुए थे। चलिए बताना है, क्वेश्चन नंबर आप काट दिया गया है। तो हमने कहा सर जी लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और 3 गोलमेज सम्मेलन में सर जो दूसरा आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था कौन, आपके लंदन में वो भी हुआ था, और इसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। यानी यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसका जो आपका आंसर है वो आपका आंसर भी हो जाएगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपका है, इसमें भाग लिए थे। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो आपके 7 सितंबर से हुआ था। कब से हुआ था? 7 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, और सर जी देखा जाए तो आपके 1 दिसंबर तक आपका चला था, 1 दिसंबर तक। और कब की बात है? 1931 की बात है, याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष इनमें से कौन थे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो आपकी है वो किसने किया था, और इसकी अध्यक्षता आपसे पूछा गया है, संस्थापक अध्यक्ष पूछा गया है। तो सर इसका आंसर आपका भी हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्थापना हुई थी आपके 1936 में, आपकी स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में की गई थी, है ना। सहजानंद स्वामी जो आपके हैं ये अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो दोस्तों याद रखना, स्थानीय स्वशासन का जनक मानते हैं ये आपके लॉर्ड रिपन को मानते हैं। लॉर्ड रिपन, जिसको ऑप्शन नंबर आपका दिया है डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। आपको याद होगा सर जी 1882 में, है ना, 1882 में भारत में आधुनिक स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा कौन सा, डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और आपसे कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है मोतीलाल नेहरू, है ना, यानी मोतीलाल नेहरू ने यहाँ पर दिया गया है आपके नेहरू रिपोर्ट। MK गांधी ने चंपारण आंदोलन आपका है, SC बोस ने आपके फाड़ोल ब्लॉक की स्थापना किया। MA जिन्ना खिलाफत आंदोलन आपसे दे रहा है। तो खिलाफत आंदोलन करने का जो प्रारंभ किया था वो खिलाफत कमेटी में शौकत अली थे, मोहम्मद अली थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, हकीम अहमद खां थे, है ना, हसरत मोहानी थे, डॉक्टर अंसारी शामिल थे, ये आपके थे। तो इसका मतलब आपका देखा जाए तो आपके M जिन्ना इसमें शामिल नहीं रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है ना। MA जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की भर्त्सना किया था, ठीक है, और दूर रहे थे इस आंदोलन से। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष इनमें से कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछा गया है और पहले जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो सम्मेलन हुआ था वो आपके 1885 में बंबई में हुआ था, है ना। बंबई में तत्कालीन एक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। 72 लोग इसमें शामिल हुए थे। अध्यक्ष जो आपके बनाए गए थे WC बनर्जी को, यानी WC बनर्जी यानी जिसको बोलते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो हमने कहा सर जी दक्षिण की गंगा दिया गया है और की शब्द आपका दिया है तो आपका की से हो जाएगा कावेरी हो जाएगा। याद रखना है की से कावेरी आपको देना है। कावेरी यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा सर, यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दक्षिण की गंगा कहा जाता है ना। और आपको निकलती कहाँ है, ब्रह्मगिरी नामक स्थान से निकलती है पश्चिमी घाट में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। याद रखना है भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का जो उत्पादन होता है वो आपके मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद जुड़ा हुआ है इसका महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र इसका आपका सेकंड नंबर आपका हो जाता है। वहीं पर देखा जाए तो आपका जो राजस्थान है वो आपका इसके बाद तीसरे स्थान आपका आ जाता है। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, ए नंबर हो गया। इसको सोया प्रदेश भी कहते हैं, मध्य प्रदेश जो आपका है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। चलिए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है और आपसे कह रहा है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति यानी दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ है। हमने कहा सर श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। और यहाँ पर देखा जाए तो वर्गीज कुरियन, है ना, वर्गीज कुरियन का इसका जनक मानते हैं, जिन्हें भारत का दूधवाला के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका दिया गया है जैसे आपका रजत क्रांति, है ना, जो कि अंडा उत्पादन से जुड़ा हुआ है ना, पोल्ट्री उत्पादन से जुड़ा हुआ है। नीली क्रांति का संबंध आपके किससे है, मत्स्य पालन से है। ये सभी क्वेश्चन आपके बनते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे लेवल आपको बढ़ता जाएगा। जिस प्रकार से हमने आपको हिंदी साहित्य में आपको लेवल का आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ाया है, वैसे आपको जीएस में भी आपको लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। अभी आपको थोड़ा सरल मिलेगा, फिर कठिन मिलेगा। अगर पहले ही दिन हम आपको कठिन दे देंगे तो आपको जीएस में पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए हम यहाँ पर लेवल और 2018 के पेपर को देखते हुए यहाँ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो देखो हमने कहा सर बायोडीजल की फसल जो आपकी है कौन सी है, यहाँ पर जिसको बोलते हैं जैट्रोफा बोलते हैं। जैट्रोफा बोलते हैं, यानी जो ऑप्शन नंबर आपका दिया है सी नंबर है कि जैट्रोफा ये बायोडीजल की फसल है। जैट्रोफा क्या है, ये पुष्पी पादपों की प्रजाति होती है, सूखे और विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधक भी होते हैं। तो आपका जो आंसर दिया है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, सी नंबर हो जाएगा। और जैट्रोफा के तेल को डीजल इंजनों में प्रयोग किया जाता है, बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चिपको आंदोलन संबंधित है। तो सर जी जो आपका चिपको आंदोलन है ये संबंधित आपकी किससे है, तो आपको याद होगा कि चिपको आंदोलन मतलब है कि पेड़ों की जब कटाई हो रही थी तो आपकी कुछ महिलाएं पेड़ों से, है ना, लिपट जा रही थी और कह रहे पेड़ों को काटने से मना कर रही थी। तो ये आपका चिपको आंदोलन कहलाया। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बन जाएगा कौन सा, ये नंबर है पादप संरक्षण, यानी पौधों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था। 70 के दशक का यही आंदोलन पादप संरक्षण का मिसाल बनकर तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। किस वर्ष पारित किया गया था, वन्य जीव संरक्षण सुरक्षा अधिनियम। ये जीवों की सुरक्षा के लिए है, यानी जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय संसद ने 1972 में इसमें पारित किया था। आपका जो आंसर हो जाएगा सर 1972 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाते हैं, आपको याद होगा 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया था। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर 19 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 16 सितंबर हो जाएगा। मनाने की घोषणा 94 से की गई, लेकिन ये 1987 में, है ना, 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी 1987 पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे इसी दिन, कौन, 14 सितंबर को। लेकिन ये जो आपका 16 सितंबर को मनाए जाने के लिए घोषणा आपकी की गई थी वो 1994 को की गई थी। दोनों बात को याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में पेट्रोलियम है, वन उत्पादन है, नाभिकीय विखंडन है और सौर सेल है। तो आप कहेंगे सर सौर सेल, यानी जो आपका जैसे सौर सेल हो गया, सौर बैटरी हो गया, ये फोटोवोल्टिक प्रभाव के द्वारा सूर्य प्रकाश की अन्य स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, है ना। तो इसमें भैया किसी प्रकार का पर्यावरण तो प्रदूषण होता नहीं है, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना है, हमने कहा सदाबहार वन वही मिलेंगे जहां पर बारिश जो होती है 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर से अधिक हो सकती है, इससे कम नहीं होगी। और ऐसे एरिया जो आपके भारत में हैं वो आपके 2 एरिया आपको देखने को मिलते हैं। वो एरिया आपके कौन कौन से हैं, तो देखो यहाँ पर हम आपको बना देते हैं। आपका दक्षिण भारत का ये क्या है, मैप है।
यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में जो आपका केरल है ना, मालाबार तट है, यहाँ पर बारिश ठीक ठाक हो जाती है, 200 सेंटीमीटर से प्लस हो जाती है। और वहीं पर आपका मेघालय में आपको बारिश तो सबसे ज़्यादा होती है, विश्व में सबसे ज़्यादा मेघालय में बारिश होती है, मासिनराम में, तो वहाँ भी पाए जाते हैं। तो भैया याद रखना, ये जो आपका है मालाबार, ये भूमध्य रेखा के पास पड़ जाने के लिए ये उष्ण सदाबहार हैं। कैसे हैं? उष्ण हैं। और ये जो मेघालय वाले आपके हैं वो कैसे हैं? समशीतोष्ण हैं, क्योंकि यहाँ से एक कर्क रेखा चली जाती है, तो ये आपकी उसके ऊपर वाली समशीतोष्ण हो जाती है। तो भारत में सदाबहार जो आपके पाए जाते हैं 2 एरिया में, एक तो आपका मालाबार हो गया यानी पश्चिमी घाट में हो गया, और एक आपके मेघालय एरिया में हो गया। तो अब आपको याद रहेगा कि जो आपके मिलते हैं कहाँ मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर ये पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर आपका हो जाएगा ग्रीन हाउस में वृद्धि होती है कब? जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव बढ़ता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसकी वजह से ही ग्रीन हाउस गैसें होती हैं जो ताप के और रक्त विकिरण को क्या करती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। और पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली जो ग्रीन हाउस गैसें हैं कौन? जैसे जलवाष्प होता है, जलवाष्प सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी से निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या होती? ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और संघ राज्यों का उल्लेख किया गया है? तो साथ ही यहाँ पर याद रखना है राज्यों और संघ राज्यों के बारे में जो बताया गया है वो प्रथम अनुसूची में आपको बताया गया है, यानी प्रथम अनुसूची में राज्यों और संघ का उल्लेख किया गया है। 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि भारत संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित है, यानी अब आपको बताना है कि 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है 24 नंबर में, वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। पंचायती राज से जुड़ा है। 73 नंबर का संशोधन हुआ था। कौन से नंबर का? 73 नंबर का संशोधन हुआ था 1992 में। ये प्रभावी में आया था आपके कब? तो 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभावी हुआ था। ये भाग आपका देखा जाए तो 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, है ना। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही दिया गया है। तो सूचना का अधिकार की बात करते हैं तो सर सूचना का अधिकार यह एक विधिक अधिकार है। कैसा है? ये एक विधिक अधिकार है जिसके लिए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। आपको याद होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 के तहत शामिल किया है, यानी जो सूचना का अधिकार है 2005 के तहत आपका आया और ये अनुच्छेद 19 में आपका शामिल है। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है, यानी क्वेश्चन को समझना है। हमने कहा सर जी अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो पंचायतों के संगठन और उससे अधिकार प्रदान करने से जुड़ा है, यानी 26 का ऑप्शन सर जी बी हो जाएगा। ग्राम पंचायत के संगठन से जुड़ा हुआ है, जो आर्टिकल नंबर आपका 40 से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित आपके नहीं है। तो हमने कहा संघ राज्य के संबंध में से आपका नहीं शामिल है। तो देखिए सरकारी आयोग का संबंध भी आपके से संघ राज्य से है। राजमन्नार भी आया था, पुंछी आयोग भी आया था, लेकिन इंद्रजीत गुप्ता जो समिति है इसका संबंध संघ राज्य के संबंध से आपका नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका सी नंबर है। यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर इसका आपका आंसर है बन जाएगा। दोस्तों याद रखना है ये जो इंद्रजीत गुप्ता समिति है ना, ये जो आपका अस्तित्व में आया था 1998 में आया था। और 1998 में जो चुनाव सुधार है, चुनाव सुधार हो गया, जनप्रतिनिधि कानून आया था 1951 में संशोधन के लिए सुझाव दिया गया था, यानी चुनाव सुधार से संबंधित आपका है इंद्रजीत गुप्ता समिति। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया है। पढ़ने में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार से मोटिवेशन के साथ यहाँ पर आपको एक क्लासें जीके जीएस की लगातार आपको मिलते रहेंगे और आपकी बेहतर तैयारी होगी और आप 100% सेलेक्ट होंगे। इस बार के एलटी ग्रेड को तोड़कर आपको आना है, एक सीट जो आपकी सीट है उसे आपको पक्की करना है। तो सजी योजना आयोग का जो अंत है वो किस प्रधानमंत्री ने किया था? हाँ, नरेंद्र मोदी जी हैं, यानी यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग का क्या किया? अंत किया। आपको याद होगा 15 अगस्त 2014 का दिन था। 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से घोषणा किया था और योजना आयोग के स्थान पर एक नया संस्था अस्तित्व में आया था। कब? 1 जनवरी 2015 को, जिसका नया नाम रखा गया था नीति आयोग किया गया था, है ना। और इसी दिन यहाँ पर देखा जाए तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को जो सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है उसी के उद्देश्य से यह लागू किया गया था। तो दोस्तों 2008 में लागू किया गया था और इस दिन को
30 दिसंबर 2008 को क्या हुए थे, स्वीकृति मिली थी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा 2008, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित आपकी है, यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों दोनों ही क्षेत्रों की उपस्थिति पाई जाती है, दोनों में ही सह अस्तित्व पाया जाता है। और जब आपके निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है उसी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी। 1 को ऑप्शन देना है, 1 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, यानी आपसे पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी। 1 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 2008 में, याद रखना 2008 में की गई थी। और इस योजना को जारी करने का उद्देश्य क्या था, ताकि जलवायु परिवर्तन के जो बढ़ रहा है दुष्प्रभाव उसको कम किया जाए, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र जो आपका है इनमें से कौन है। तो यहाँ पर याद रखना ऑप्शन नंबर आपका ये होगा सागरीय, यानी जो आपके महासागर होते हैं ये सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि हरित ग्रह प्रभाव इनमें से क्या है। चलिए, हरित ग्रह प्रभाव जो आपका है इनमें से आपका है क्या। तो हरित ग्रह प्रभाव में क्या होता है कि जो वैश्विक तापमान में है उसमें वृद्धि होती जाती है, जिस कारण से बिना मौसम की खेती के लिए कृत्रिम हरित का प्रकार देखने को मिलता है ना। असमय आपके मौसम हो जाते हैं, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वैश्विक ताप में जो वृद्धि हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। इस समय आप देखते होंगे कि आपकी जो सर्दी है वो सर्दी अब आपकी 4 माह होती नहीं है, 1 माह ही आपकी होती है। बारिश भी आपकी कभी इस समय कभी उस समय होती है। ये सब कारण मतलब होता है हरित ग्रह प्रभाव से होता है। जो आप लोग कार्बन का उत्सर्जन इतना ज़्यादा कर रहे हैं, पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, उन सब का लक्षण आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। यानी प्राकृतिक गैस में जो आपका होता है क्या क्या होता है। तो प्राकृतिक गैस में मीथेन आपकी होती है। क्या होती है, प्राकृतिक गैस में जो होता है वो मीथेन गैस होती है। यानी देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर डी हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो इसमें कई गैसों का मिश्रण होता है, इसमें मुख्य रूप से जो होती है वो मीथेन ही आपकी होती है, इसलिए ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। यानी देखा जाए जो पशुओं को एक दवा दी जाती थी दर्द निवारक गोली, और यहाँ पर देखा जाए जैसे पशु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसके बाद उनको फेंक आते हैं, तो उनको क्या खाते थे, गिद्ध खाते थे। और जब गिद्ध खाते थे तो वो दवा उन पर इफेक्ट डालती थी, इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाए जो गिद्ध थे वो आपके लगभग विलुप्त होते नजर आ रहे हैं। ये दवा जो आपकी है कौन सी है, तो इस दवा का नाम है यहाँ पर डिक्लोफेनिक। क्या नाम है, यहाँ पर देखा जाए डिक्लोफेनिक सोडियम एक दर्द निवारक दवा है। इसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए जो दर्द निवारक के रूप में होता है, ठीक है ना। यानी जब इस दवा का उपयोग के दौरान पशु मर जाता है तो उसी मरे हुए पशु का मांस गिद्ध खा लेता है, तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण आपका नहीं उत्पन्न करता है। यानी इनमें से देखा जाए जो पर्यावरण को प्रदूषण नहीं पहुंचाता है वो आपका कौन है, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला। लेकिन जो आपका दिया गया सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा से पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों से किसकी ऊर्जा अधिकतम आपकी होती है। यानी विद्युत चुम्बकों में देखा जाए जो विकिरण ऊर्जा होती है उनमें सबसे अधिक जो ऊर्जा होती है वो आपकी किसमें होती है, 7 नंबर आपसे पूछा गया है। तो 7 नंबर का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एक्स किरणों की जो आपकी होती है, क्या होती है सर, यहाँ पर एक्स किरणों की जो ऊर्जा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। याद रखना जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का अगर क्रम पूछ लेता है तो सबसे पहले रेडियो, फिर माइक्रोवेव, फिर अवरक्त विकिरण, फिर दृश्य प्रकाश, फिर पराबैंगनी, है ना, एक्स किरणें, गामा किरणें, है ना। इस प्रकार से देखा जाए तो अधिकतम आपके एक्स किरणों में आपको आना है। क्वेश्चन को और क्वेश्चन नंबर दिया है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ध्वनि का वेग जो अधिकतम होता है वो किस में होता है। तो आप कहेंगे ध्वनि का वेग अधिकतम होता है इस्पात में होता है। किस में होता है, इस्पात में होता है। यानी ध्वनि की जो चाल होती है माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिसमें होकर वो गमन करती है। तो इसमें देखा जाए तो आप कहेंगे सर गैसों में ध्वनि होती है सबसे अत्यंत धीमी होती है।
द्रव में तीव्र होती है, उससे सबसे ज़्यादा जो आपकी होगी ठोस में होगी। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ध्वनि का वेग इस्पात में सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि आइंस्टीन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। तो आइंस्टीन ने क्या किया था, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत को दिया था, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत को दिया था। यानी देखा जाए तो आपके 1879 में जर्मनी के ये अल्बर्ट आइंस्टीन थे, इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किया था, नियम का आविष्कार किया था और इनको 1921 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कब, तो आपके 1921 में दिया गया था, याद रखना है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है। यहाँ पर देखा जाए अर्धचालक की बात कर रहा है, तो अर्धचालक में देखा जाए तो आपका जो सिलिकॉन है ना, क्या है यहाँ पर सिलिकॉन। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनकी वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, लेकिन चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है, इनको हम लोग अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये होते हैं क्या, अर्धचालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो क्या होता है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो आपका होगा, इनमें से जो आपका दिया है आंवला है, यानी आंवले का सेवन करने से विटामिन सी आपकी बॉडी में प्रचुर मात्रा में आपकी होगी, ठीक है ना। दांतों में जो समस्या होती है, बाल भी जो आपके सिल्की नहीं होते हैं, है ना, या आपके चेहरे पे ग्लो नहीं होता है, इन सब का कारण कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी होना होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यानी कोई संसद बिना अनुमति के अगर 60 दिन तक संसद में नहीं रहता है, यानी सदन में नहीं रहता है, तो याद रखना है उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आपका बनेगा वो आपका 60 दिन, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, कह रहे समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सर जी ये जो आपका संबंधित है भारतीय दंड संहिता की जो धारा आपकी दिया गया है 377 में आपका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि इनमें से आपको बताना है। तो भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा के लगभग 11 अधिवेशन हुए थे और 11वां अधिवेशन अंतिम दिन आपका था 26 नवंबर 1949, है ना। तो 26 नवंबर 1949 को देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो 26 नवंबर 1949 दिया है, लेकिन इसमें क्या हुआ था, 11वां अधिवेशन के अतिरिक्त सभा का एक पुनः फिर से आपका किया गया था समावेशन, यानी इसके बाद एक अधिवेशन जो आपका हुआ था एक दिन के लिए आपका फिर बनाया गया। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि कहीं अधिवेशन 12 मिलते हैं, कहीं पर आपके 11 मिलते हैं। तो ये अधिवेशन जो आपका लास्ट अधिवेशन वैसे आपका 11वां था, लेकिन इसमें क्या हुआ, संविधान का पुनः एक बार फिर से समावेशन किया गया, जिसको हम लोग एक दिन के लिए कुछ घंटे के लिए हम समावेशन कह सकते हैं 12वें वाला, और वो था 24 जनवरी 1950। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है 24 जनवरी 1950, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। इस दिन क्या हुआ था, सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कराए गए थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर आपको देना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए 15 नंबर आपका दिया गया है, यहाँ पर जो आपका दिया है भंग नहीं कर सकते हैं पर समाप्त कर सकते हैं, यानी जो आपकी विधान परिषद है, और विधान परिषद आपके भारत में 6 राज्यों में ही आपकी है, मात्र 6 राज्यों में आपकी है। याद रखना है कि विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते हैं लेकिन समाप्त जरूर कर सकते हैं, याद रखना है। तो आपका जो आंसर दिया गया है वो आपका आंसर डी नंबर है, यहाँ पर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, यानी लोकसभा में अगर केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधियों को लाया जाए तो कितने प्रतिनिधि आपके हो सकते हैं, वो भी आपके अधिकतम आपका होगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर आपका दिया है यहाँ पर 20 आपका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर 20 हो सकता है। यानी जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है, आपका अनुच्छेद नंबर आपका 81 है। तो 81 में लोकसभा की जो संरचना है उसका प्रावधान किया गया है। यानी लोकसभा कैसे बनती है, तो लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या 552 है। हालांकि देखा जाए तो अभी आपका जो एंग्लो इंडियन था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो 530 आपके राज्यों से आपकी हो गई। 2 राष्ट्रपति मनोनीत करते थे एंग्लो इंडियन, उनको आपको हटा ही दीजिएगा, है ना, उसको आप हटा ही दीजिएगा, क्योंकि 2009 के तहत 2019 के तहत 334 संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में और राज्यसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग थे, है ना, उनको व्यवस्था जो समाप्त कर दी गई है। तो लोकसभा में अधिकतम संख्या अब आपको 585 बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया सर, बी नंबर इसका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया था।
यानी ये जो आपका HDI है। तो दोस्तों याद रखना है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का ये वर्ष है आपका 1990, है ना, एक वार्षिक आधार वर्ष माना गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 17 नंबर में वो ऑप्शन ए हो जाएगा, UNDP के द्वारा। किसके द्वारा सर? UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा 1990 से ये आपका प्रकाशित किया जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है, जो कि बात क्लियर हो चुकी होगी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको नरेगा कहते हैं। नरेगा को मनरेगा भी कहते हैं, यानी फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। आपको याद होगा कि इसकी शुरुआत जो आपकी है ना, यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, इसका शुभारंभ आंध्र प्रदेश में जो अनंतपुर जिला था 2 फरवरी 2006 को किया गया था। 200 चुनिंदा जिलों में आपको चुना गया था, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए स्वीकृति जो दी गई थी 2005 को दी गई थी, राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति 2005 में दी गई थी। 2009 में क्या हुआ, यहाँ पर 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया, नरेगा का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के नाम पर कर दिया गया था, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आपका दिया गया है वो आपका मनरेगा हो जाएगा। समय समय पर इसका नाम चेंज हुआ है ना, इसलिए आपको तीनों पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? चलिए यहाँ पर देखा जाए तो सर आपको 19 नंबर दिया गया है, और 19 की अगर हम बात करते हैं तो देखो भारत में नगरीय क्षेत्रों की बात हो रही है, यानी शहर क्षेत्र में रहने वाले गरीबों की पहचान के लिए एक विशेषज्ञ समिति को गठन किया गया था, और इसकी अध्यक्षता जो किया था SR हासिम ने किया था। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर आपका हो जाएगा कौन? डी नंबर है, हासिम समिति के द्वारा यहाँ पर किया गया था, अपनी रिपोर्ट 2012 में प्रस्तुत किया था, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे लोगों की जांच की गई, यानी आधार यहाँ पर किया गया जो आवासीय कमजोर हैं या सामाजिक कमजोर आपके हैं, पेंशन जनक कमजोरी है, ऐसे लोगों को यहाँ पर चुना गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ABC इंडेक्स ये क्या है? अचीवमेंट ऑफ बेजीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स, यानी ये सूचकांक है जो बाल स्वास्थ्य से संबंधित 4 संकेतों पर आधारित होता है। ये 4 संकेत होते हैं आपकी पोषण, शिक्षा, टीकाकरण और उत्तरजीविता, ये आपके 4 काम होते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो इस इंडेक्स में जो आपका संबंधित है वो आपका स्वास्थ्य इसमें से राइट हो जाएगा, यानी ABC इंडेक्स किससे संबंधित है? तो आपके मुख्य रूप से आपका स्वास्थ्य यहाँ पर देना है। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो आपकी शिक्षा भी इसमें है, लेकिन जब इन चारों ऑप्शन में ऐसा कुछ आपको देखने को मिले तो फिर आपको स्वास्थ्य ज़्यादा सबसे पहला काम होता है, स्वास्थ्य होता है बाल स्वास्थ्य से संबंधित। यानी यहाँ पर हमने कहा सर बाल स्वास्थ्य से संबंधित 4 चीज़ें हैं, तो पहला पॉइंट है कि जो सूचकांक है वो बाल स्वास्थ्य से है, और बाल स्वास्थ्य आपके 4 चीज़ों से हो सकता है, आपके पोषण, उत्तरजीविता, शिक्षा और टीकाकरण से। तो इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में उपयुक्त अधन्य शब्द जो संदर्भित है वो आपको किसके किया गया है? यानी अधन्य मतलब कहा गया है, किसको कहा गया है? तो सर ये अधन्य शब्द आपको बोला गया है गाय के लिए, यानी ना मारने वाला पशु को बोला गया है। आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर जो गाय के लिए अधन्य न मारने योग्य शब्द मिलता है, और गाय की जो आर्थिक महत्ता है वो आपको दर्शाता है। गाय ही विनिमय का माध्यम बनती थी। आज से बहुत पहले यहाँ पर देखा जाए ऋग्वेद के समय में जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होती थी वही सबसे बड़ा रईस समझा जाता था, है ना, सबसे ज़्यादा रईस समझा जाता था। तो याद रखिए गाय जो आपकी हैं सबसे बड़ा बहुमूल्य था, विनिमय के लिए यही होता था। शादियों में लोग गाय ही क्या करते थे? विनिमय कर देते थे, यानी दहेज में भी दे देते थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत बोधिसत्व का अंकन मिलता है ना, गुफा में जो 11 सिरों में। यानी क्वेश्चन आपसे जो कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ में आज जो एक आपका निकाय है, कुल मिला के देखा जाए तो एक द्वीप है आपकी कन्हेरी गुफा, महाराष्ट्र में स्थित है। कान्हेरी एक पहाड़ी है। यहाँ पर देखा जाए तो गुफा संख्या 90 में गुफाओं का निर्माण हुआ था, कन्हेरी की गुफा 11वीं शताब्दी के इस्तेमाल में। तो यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर है 22 नंबर में वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कन्हेरी इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। यानी किस शैलकृत बोधित का अंकन गुफा में 11 सिरों में मिलता है? तो ये कन्हेरी में मिलता है। क्वेश्चन में आपका दिया है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित आपका था। तो मत्स्य महाजनपद जो आपकी स्थित था, याद रखना है ये कहाँ पर स्थित था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 23 नंबर में वो राइट आंसर है। इनमें से क्या हो जाएगा? मत्स्य महाजनपद जो आपका रहा है वो आपका कहाँ पर रहा था। चलिए
यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर दिया गया है इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए सभी लोग जवाब देंगे। यहाँ पर जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा, तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, है ना, कहाँ थी, विराटनगर थी। और विराटनगर की बात करते हैं तो वर्तमान में स्थिति आपके राजस्थान के आसपास पड़ती है। तो हम कहेंगे 16 महाजनपदों की सूची में मत्स्य महाजनपद आधुनिक राजस्थान में स्थित था, है ना, जो कि महाजनपद की राजधानी क्या थी, विराट थी दोस्तों, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक इनमें से कौन था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक पूछा गया है और जौनपुर राज्य का अंतिम शासक जो इनमें से था वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये हुसैन शाह था। कौन है, जौनपुर शहर की अगर बात करते हैं स्थापना किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की याद में करवाया था, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे सर जौनपुर जो आपका है इसका अंतिम शासक जो आपका रहा है लगभग 85 वर्षों तक शासन आपका चला था। और इसमें से जौनपुर में जो स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना हुई थी, तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है हुसैन शाह इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, यानी 25 की अगर बात कर लेते हैं तो हेक्टर मुनरो ने यहाँ पर बक्सर युद्ध का नेतृत्व किया था, लॉर्ड हेस्टिंग ने आंग्ल नेपाल युद्ध का नेतृत्व किया था, लॉर्ड वेलेजी ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दिया गया है। तो आपको बताना है जो प्रथम तो आपका है नहीं है, तृतीय आपसे दिया गया है, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो आपका हुआ था इस समय लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल था, है ना, लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल था, यानी यहाँ पर देखा जाए तो हेस्टिंग था, याद रखना है, हेस्टिंग आपका था, याद रखना है, इस समय हेस्टिंग आपका था, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक संघ मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो यहाँ पर याद रखना है 1905 में, कब, 1905 में देखा जाए पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना किया था, है ना। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से आपके कौन थे। तो खिलाफत आंदोलन का जो प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आजाद, हकीम अमजद खान, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी, है ना, ये आपके लोग शामिल रहे हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है 27 नंबर में वो आपका आंसर पहला यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि जिन्ना इसमें आपके थे नहीं, कलाम आपके थे नहीं, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम इनमें से क्या था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका 28 नंबर दिया है और 28 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, स्वराज पार्टी हो जाएगा। स्वराज पार्टी जिसको ऑप्शन आ गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो CR दास इसके अध्यक्ष बनाए गए थे और मोतीलाल नेहरू को महासचिव बनाया गया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। तो कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, तो पैथिक लॉरेंस ने किया था, यानी सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। यहाँ पर जो आपकी अध्यक्षता है ना, यहाँ पर लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में घोषणा किया कि जो मंत्रिमंडल का जो शिष्ट है जिसमें स्वयं वह स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर आपके इसमें शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका नेतृत्व किया था पैथिक लॉरेंस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं और विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं कब, तो 11 जुलाई को मनाते हैं, यानी फर्स्ट नंबर इसका क्या हो जाएगा सर, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। 1 को ऑप्शन देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा कि भैया ऐसा कौन सा जानवर है जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कंगारू चूहा। क्या हो जाएगा, कंगारू चूहा दोस्तों, याद रखना है। यानी कि इसमें ये अनुकूलता आपकी पाई जाती है विशेष संरचना और कार्य प्रणाली के कारण कि भैया ये बहुत दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कंगारू चूहा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दचीग्राम जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये जो संबंधित है हंगुल या कश्मीरी टैग से आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये तो कस्तूरी मृग कह सकते हैं, गोल्डन ओरियल भी आपके होते हैं। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आपका बनेगा वो आंसर आपको डी देना है, हंगुल या कश्मीर स्टैग, जो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। हंगुल, लाल हिरण और भी आपके पाए जाते हैं यहाँ पर चीजें। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है सर जी जो आपका दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1921 में हुई थी। कब, 1921 में हुई थी और ये जम्मू कश्मीर में आपकी स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है
कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस जो बनाते हैं ये कब मनाते हैं, तो दोस्तों याद रखना है कि जैव विविधता संबंधी जो आपके मामले हैं है ना, उनको जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने, किसने, संयुक्त राष्ट्र ने 22 मई को, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। यानी जो आपकी ओजोन आपकी गैस होती है ये सबसे ज़्यादा जो आपकी सांद्रता मिलती है वो आपकी मिलती किसमें है, तो आप कहेंगे सर ये आपका मिलती है जो आपका दिया है स्ट्रेटोस्फेयर। यानी यहाँ पर देखा जाए जो आपका दिया गया है कौन सा होता है, समताप मंडल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं समताप मंडल बोलते हैं। समताप मंडल में आपकी जो ओजोन है उसकी सर्वाधिक आपकी कह सकते हैं कि सांद्रता आपको देखने को मिलती है। मेसोस्फीयर मतलब आपका मध्य मंडल होता है, एक्सोस्फीयर मानी बहिर्मंडल होता है ना। तो आपका जो आंसर आ गया है वो आंसर आपका सी के साथ राइट हो जाएगा। याद रखिएगा ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को, है ना। कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो स्थित वो आपके कहाँ पर है। सभी का वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत वेलकम है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपकी बेहतर तैयारी आपको हमने कहा है कि जो हमारी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी के साथ आपकी निभाई जाएगी, ठीक है ना। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और आपको याद होगा कि जब भी आप पेपर देने जाते हो तो पहले तो आपको लगता है कि जीके आपकी आसान होती है, लेकिन जब आप पेपर देकर निकलते हो ना तो आप कहते हो अगर जीके पहले से पढ़े होते तो जीके का पेपर अच्छा होता। और आप लोगों में से अधिकतर देखा जाए तो जीके में ही दिक्कत आपकी होती है। पहले तो आप लोग इस चीज़ पर फोकस नहीं करते हो, जब आपके पास 2-3-4 महीना होता है तब आप जीके सोचते हो कि नहीं लास्ट में पढ़ लेंगे, और जब पेपर देकर निकलते हो ना तो आपसे जो गलतियां होती हैं जीके में होती हैं। तो उस दिन को याद करिए जिस दिन आप पेपर देकर निकलते हैं। तो याद रखना तैयारी ऐसी करिए जब पेपर जिस दिन दें उस दिन जब बैठो तो आपसे सब क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएँ। तो याद रखना जीके की तैयारी आपको बहुत पहले से करना पड़ता है ना। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो हमने कहा ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो आपके है कहाँ, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा एम्स्टर्डम हो जाएगा। एम्स्टर्डम जो कि आपके नीदरलैंड में पड़ता है, ये एक गैर सरकारी संस्था है, यानी जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करती है। ये जो आपकी है ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, ये पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करती है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय का नाम कब दिया गया। यानी शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय नाम दिया गया, और ये नाम दिया गया था आपके 1985 ईस्वी में। कब है, 1985 के समय पूछा जाता है प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी के समय शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल कर मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया था। इसके बाद 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी आई थी, नई शिक्षा नीति, पुनः मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो याद रखना है इसका परिवर्तन आपका जो पहले आपका हुआ, यानी आपका जो शिक्षा मंत्रालय एक बार नाम हुआ मानव संसाधन, ये आपके 1985 में, और इसके बाद जब नई शिक्षा नीति आई 2020 में, है ना, 2020 नई शिक्षा नीति आई तो पुनः इसका मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदला गया और शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो दोनों बात आपको याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग तो हमें जानते हो कि भाई शिक्षा मंत्रालय आपका है, ये नया नाम चीज कहाँ से मिला है, तो इसका 2 बार नाम परिवर्तन हुआ है और वापस अपने नाम पर फिर से आ गया है 2020 में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। आपके सामने एल्युमिनियम कंपनी है और इनकी स्थिति से आपसे पूछा गया है कि सर बाल्को जो आपकी कंपनी है ये आपके कोरबा में है। कोरबा जो सजी आपके कहाँ पर है, आपके छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, तो ये जो आपके है वो आपके छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। वहीं पर हिंडाल्को जो आपकी है रेणुकूट में है। रेणुकूट यानी यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। और रेणुकाट कहाँ पड़ता है, रेणुकूट पड़ता है उत्तर प्रदेश में। एल्युमिनियम आपकी जो दिया है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो आपकी है वो हीराकुंड में है। हीराकुंड यानी यहाँ पर ए हो जाएगा जो कि उड़ीसा में है। और वहीं पर जो नालको है ये आपके कोरापुट में पड़ती है। कोरापुट जो आपका दिया है वो आपके उड़ीसा में है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। तो 2 4 1 3 जो ऑप्शन आपका होगा 2 4 1 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका सजी क्या हो गया है, यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपका है।
तो भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है 8 नंबर में, तो आपका आंसर हो जाएगा सर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और याद रखना इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी वो आपके 1936 में हुई थी। कब? 1936 में आपकी हुई थी। तब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क था, लेकिन बाद में इसका नाम बदला गया, जिम कॉर्बेट नाम से लोकप्रिय आपका हो गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम चतुर्भुज में सम्मिलित शहर आपके स्वर्णिम चतुर्भुज में सम्मिलित शहर आपके जो हैं इनमें से कौन है? तो 9 की अगर बात कर लेते हैं तो सर जी याद रखना है ये आगरा, दिल्ली और जयपुर, आगरा, दिल्ली और जो आपका जयपुर है ये सम्मिलित आपके हैं, है ना। तो देखा जाए तो ये सर जी एक त्रिभुज के आकार का निर्मित हो जाता है, इस कारण इसको ये नाम दिया गया है, स्वर्ण त्रिभुज कहा गया है। वैसे आपने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भी पढ़ा था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो थी वो सड़क से ही रिलेटेड थी, आपके राष्ट्रीय राजमार्ग से रिलेटेड थी, यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बंगाल, ये जो आपका जो चेन्नई है उनको मिलाने वाला जो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहलाती थी। यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जानते हो आपका है क्या? तो यानी आप कहेंगे सर भारत का पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग दिया है तो ये पश्चिम है, और इसका देखा जाए तो ये वाले भाग को आपसे पूछा गया है क्या नाम है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका कोंकण तट होता है। इसको क्या कहते हैं? यहाँ पर कोंकण तट कहते हैं। जैसे आपका गुजरात हो गया, गोवा हो गया और आपका महाराष्ट्र तक जो विस्तार है वो आपके कोंकण तट का है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला जो आपका एरिया है पूर्वी वाले में ये कोरोमंडल होता है, और ये केरल के साइड में जो आपका है वो मालाबार तट होता है, और कर्नाटक में कर्नाटक तट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो आपका है क्या? तो हमने आपको कई अच्छी तरीके से आपको शायद कल ही बताया था, इसके पहले वाले में बताया था कि जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, ये नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी 11 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसे एरिया में जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है और पेड़ पौधे आपके जग जाते हैं, उगाते हैं, तो उनमें नाइट्रोजन की कमी के कारण ये कीट बच्ची यानी आप कहता है क्योंकि ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करके उनको पकड़ लेते हैं और उनके अंदर जो आपका नाइट्रोजन होता है उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं नाइट्रेट के रूप में। तो याद रखना कीट बच्ची पौधे वहीं आपको मिलते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है ना, क्योंकि भाई हर एक पौधे को जरूरत होती है नाइट्रोजन की, जो कि नाइट्रेट के रूप में। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो बायोगैस में आपने देखा कि सबसे ज़्यादा जो उपयोगी है वो आपकी मीथेन गैस होती है। यानी आपका जो आंसर बनेगा सर वो आपका 80 नंबर आपका राइट हो जाएगा कि भैया जो जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो कि मुख्य घटक आप मीथेन होता है। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? देखो पायरोमीटर क्या होता है? जो उच्च ताप की ऊष्मा को मापता है। तो यहाँ पर देखा जाए उच्च ताप की मापेगा तो आपका ये विकिरण तापमापी होता है। यानी सर जो विकिरण तापमापी होता है, विकिरण तापमापी ये उच्च ताप के मापन को प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो हमने कहा इसको जीवन में रट्टा नहीं मारना है, बस आपको ये समझता है डायनमो जो आपकी होती है उसको हम पहले लाइट देते हैं, फिर इसके बाद इससे ऊर्जा लेते हैं, या पहले इससे कुछ टेक्निकल कार्य करते हैं, फिर आपको उससे आउटपुट मिलता है। तो डायनमो की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 14 नंबर में, तो याद रखना है जैसे ट्रैक्टर होता है तो उसको अलग से कोई लाइट देने की आवश्यकता तो होती नहीं है। वहाँ पर यांत्रिक क्या करते हैं, चाबी को ऑन करते हैं, और जैसे चाबी ऑन करेंगे तो ये यांत्रिक कार्य हो गया और इसके बाद आपको ऊर्जा मिल जाएगी। कुल मिला के देखा जाए तो आपका जो डायनमो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। जैसे मोटर होती है, मोटर पहले पानी देती है कि उसको पहले बिजली देना पड़ता है? तो आप कहेंगे सर बिजली पहले देना पड़ता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन? जो आपकी विद्युत मोटर होती है। तो जो डिवाइस को जो पहले दिया जाता है और इसके बाद जो आउटपुट होता है उसी क्रम में आपको रख दीजिए, वही इसका आंसर होता है। बात क्लियर हो गई है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि वायु की गति निम्नलिखित में से द्वारा नापी जाती है। तो देखो वायु की जो गति होती है वो मापी जाती है एनमोमीटर से। किससे सर? एनमोमीटर से मापी जाती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो मिलेगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। वहीं पर देखा जाए सर जी जो आपका वायुमंडल का दाब होता है उसको मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। जल का जो घनत्व होता है उसको मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। बात क्लियर हुई। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। तो यहाँ पर याद रखना है 25 सेंटीमीटर आपकी जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं
तो न्यूनतम दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर मानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। जब भी आप पढ़ाई करिए तो आपसे किताब और आंख के दूरी जो आपकी लगभग 25 सेंटीमीटर होना जरूरी है, इससे आपकी नज़र में किसी प्रकार का परिवर्तन भी नहीं होगा। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर होती है। बाकी अगर आपसे पूछे कि आपकी आंख कितनी दूर तक दे सकते हैं, अनंत दूर तक दे सकती है, जहां तक आपकी नजर जा रही तहां तक दे सकते हैं, ठीक है ना भाई। आप कहोगे नीचे जमीन में 1 किलोमीटर, लेकिन अगर आप आसमान में देखोगे तो तारे भी देख लेते हो, तो आपके आंख की जो मैक्सिमम दूरी होती है वो अनंत होती है ना। और अगर न्यूनतम पूछे तो आपको 25 सेंटीमीटर आपको देना है स्पष्ट दृष्टि से अगर आपको देखना है तो। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से के उद्भव की व्याख्या करता है। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा, है ना। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिग बैंग सिद्धांत दिया गया है, इसके उद्भव की व्याख्या जो करता है वो कौन करता है। तो बिग बैंग थ्योरी जो आपकी है, इससे क्या हुआ था, आपके ब्रह्मांड यानी जो ब्रह्मांड के सिद्धांत को बताता है। यानी स्टार्टिंग में जो आपके धूल कण इकट्ठा हुए, प्रेशर हुआ, प्रेशर के बाद जब अचानक से एक विस्फोट होता है ना, जो अचानक से विस्फोट होता है वो आपका बिग बैंग थ्योरी कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। यानी देखा जाए कि सजी लोकसभा के द्वारा धन विधेयक देखो पारित हो जाएगा, इसके बाद वो विधेयक आपके राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा द्वारा भी अगर पारित मान लिया जाए, कब, यदि राज्यसभा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। तो याद रखना है यहाँ पर 14 दिनों के भीतर, है ना। यानी यहाँ पर देखा जाए तो 14 दिनों के भीतर, यदि 14 दिनों तक अगर वो किसी प्रकार की प्रक्रिया या कोई प्रकार का विरोध नहीं करते हैं या करते भी हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं देखा जाए 14 दिनों तक ये मौका होता है, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक वो क्या होता है, विधेयक पारित हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है वो आपका बी नंबर क्या होगा सर, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। ये जो सरकारिया आयोग है ये भैया किस लिए लाया गया था, तो सरकारिया आयोग को लाया गया था जो केंद्र और राज्य के मध्य जो आपके संबंध हैं, है ना। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपके 1983 में आयोग का गठन किया गया और आयोग ने अपनी रिपोर्ट आपकी 88 में यहाँ पर जारी किया था। तो इसका जो आपका आंसर है जो केंद्र और राज्यों के बीच जो विचार है उनको सुदृढ़ करने के लिए, सुझाव देने के लिए आपका था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है राज्य वित्त आयोग होता है एक, क्या होता है, तो एक संवैधानिक संस्था है। यानी जो राज्य वित्त आयोग है ना, ये आपके संविधान में इसको स्थान दिया गया है। यानी जिस चीज को संविधान में स्टार्टिंग में ही संविधान में स्थान दिया गया था वही आपको क्या होता है, संवैधानिक होता है। जैसे अनुच्छेद नंबर आपके 243 के झा में याद रखना राज्य वित्त आयोग गठन की व्यवस्था की गई थी, है ना, और प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका गठन किया जाता है। तो आप कहेंगे सर ये क्या एक संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। तो सर निर्वाचन आयोग जो आपका है वो अनुच्छेद नंबर आपके 324 में ये प्रावधान आपका किया गया है ना। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके 320 से बहुत पूछा जाता है कि अनुच्छेद 320 का संबंध लोक सेवा आयोग के कार्य से है, किससे है, लोक सेवा आयोग के कार्यों से है। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी जो आपकी प्रावधान है सर वो आपकी किसमें है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ गया है लगभग काफी लोगों ने दे दिया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है 22 नंबर में वो आपका ए नंबर यहाँ पर क्या होगा सर, राइट हो जाएगा। 73 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 1992 के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, याद रखना है यहाँ पर लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, क्योंकि आपको याद होगा कि महात्मा गांधी ने जोर दिया है वो विकेंद्रीकरण सत्ता पर जोर दिया है। तो इसलिए आप कहेंगे सर विकेंद्रीकरण के लिए ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो भैया याद रखना है पंचायती राज व्यवस्था का जो शिल्पी कहते हैं वो आपके वी.आर. मेहता को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, वी.आर. मेहता आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा।
है ना। यहाँ पर देखा जाए तो एक पॉइंट और होता है कि पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार जो आपके हैं वो बलवंत राय मेहता को कहते हैं। ठीक है, वास्तुकार जो आपके हैं तो बलवंत राय मेहता, यानी बात वही हो गई वी.आर. मेहता। बात को क्लियर हुई, शिल्पी हो गया या वास्तुकार हो गया तो बलवंत राय मेहता, उन्हीं को शॉर्टकट में कहते हैं वी.आर. मेहता कहते हैं, याद रखना है। क्लियर हुआ। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे के लिए गठित राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष इनमें से आपके कौन थे। तो यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका जवाब हो जाएगा कस्तूरी रंगन, यानी देखा जाए तो फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। आपको याद होगा कि 34 वर्ष पुरानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 की जगह नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली थी, और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए जो गठित की गई थी समिति, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे वैज्ञानिक आपके हैं कस्तूरी रंगन। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, है ना। देख सकते हैं कि आपके परीक्षा से रिलेटेड आपके पूरी तरीके से प्रयास करते हैं कि पूरे के पूरे एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल सके, है ना। ज़्यादा ना पढ़े, जितना पढ़े वहीं से आपको काम बन जाए। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। तो मशीनीकृत खान आपसे पूछा गया है। तो सर जी यहाँ पर देखिए ये जो आपका दिया है बेला डीला खान, है ना। कौन है बेला डीला खान, कहाँ है, ये आपके बस्तर जिला में है। कहाँ पर है सर जी, ये आपके बस्तर जिला में है। और ये बस्तर जो जिला है ना, बस्तर जिला पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ता है, तो आपके छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये जो आपका है हेमेटाइड मैग्नेटाइड लॉ एस का उत्पादन करता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो अपना लॉ एस का जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है वहां से जापान को निर्यात भी करता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है कि निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है। तो टिन अयस्क जो आपका है ना ये आपके छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर है कि छत्तीसगढ़ राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार आपका है, ठीक है ना। और एकमात्र टिन उत्पादन राज्य भी आपका छत्तीसगढ़ है, जो कि आपका कैस्टोराइट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो सर जी 28 नंबर दिया गया है। आप कहेंगे सर भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति जो मिली थी वो 18 जुलाई 1947 को हुई थी, यानी 28 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर आपका ए नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्होंने पेश किया था। और 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया था। तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर से अगला पूछा गया है, कह रहा है रेड क्लिफ लाइन जो आपकी सीमा है ये निर्धारित करती है। चलिए, विधेयक को राज्य की स्वीकृति 18 जुलाई 1947। यहाँ पर 29 नंबर दिया गया है कि रेड क्लिफ लाइन जो आपकी है वो किसके साथ जाती है। तो आप कहेंगे सर भारत और पाकिस्तान के बीच ये रेखा आपकी सीमा निर्धारण करती है। वहीं पर 38 नंबर की जो आपकी होती है उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं नंबर की आपकी जाती है। चीन और भारत के बीच मैकमोहन लाइन जाती है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ट्राइसिम एक कार्यक्रम है। ट्राइसिम जो आपका है कार्यक्रम है, यानी ट्रेनिंग इंडिया यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये एक योजना है जिसको हिंदी में कहते हैं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसके समर्थन के रूप में आपके 1979 में इसको प्रारंभ किया गया था। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, ग्रामीण विकास से रिलेटेड आपकी जुड़ी है ना। हमने कहा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, आंसर नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चन आपके होते हैं, लेकिन आज हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और आपको ऐड कर लिया है ना। जैसे आपका दिया है निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा जो संबंधित है वो आपकी किससे संबंधित है। तो भैया याद रखना है निर्धनता का दुष्चक्र ये आपके एडम स्मिथ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका इसका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपके लाने के लिए हमने 2-3 क्वेश्चन और ऐड किया। यानी जो सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था, यहाँ पर आपका 3 होगा। साक्षर भारत अभियान ये 2009 में लाया गया था, यानी 4 हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपके 1987 में लाया गया, 1 हो जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में आया, यानी यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो भैया यहाँ से क्वेश्चन भैया आपका शिक्षा से रिलेटेड है, और शिक्षा से रिलेटेड तो आपकी क्वेश्चन में लाना जरूरी है। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से 3, 4, 1, 2 जो भी ऑप्शन होगा 3, 4, 1, 2 जो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया गया है कि 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात आपका है। तो उच्चतम लिंगानुपात जो आपका है ना, इन चारों में से देखा जाए तो आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक में से देखा जाए तो तमिलनाडु जो आपका दिया है यहाँ का लिंगानुपात 996 आपका है, 996 है। आंध्र प्रदेश का 993 है। उड़ीसा का कितना है 979 और कर्नाटक का है 973। इसका मतलब आपका आंसर पहला ही आपका राइट हो जाएगा तमिलनाडु।
क्वेश्चन नंबर दिया है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो आपका है वो किसको जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो आपका 1 है सबसे बड़ा वाटर हाईवे है ना। आप देखेंगे सर ये जोड़ता है इलाहाबाद से हल्दिया, यानी अब यहाँ पर देखेंगे 34 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद से ले हल्दिया हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा है निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था। तो अलवार संतों की संख्या हमने आपको हिंदी पढ़ाया था 12 है। इनमें से देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर दिया गया है आपका जो दिया गया है तिरुज्ञान जो आपके हैं अलवार संत नहीं थे, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर आपका 36 है और अंतिम व्यक्ति था जिसका नाम था सुभद्र। क्या नाम था? सुभद्र। याद रखिए इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पर पावा पहुंचे थे और वहां पर सूकर का जो मांस है भोजन सामग्री खाने से अतिसार रोग हो गया था और अतिसार रोग हो जाने से बाद ये पावापुरी से कुशीनगर चले गए थे, यहीं पर सुभद्र से मिले थे और सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, याद रखना है। तो इसका जो आंसर आपका आएगा डी नंबर है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि काकरा पार परमाणु विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में है। तो काकरा पार जो आपका परमाणु विद्युत संयंत्र है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय शक्ति केंद्र, है ना, इसकी स्थापना देखा जाए तो सर जी आपके गुजरात में है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो काकरा पार परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? गुजरात में। स्थापना सर जी कब हुई थी? तो आपके 1993 में आपकी हुई थी, 1993 में, ठीक है, ये चालू हो गया था। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के अन्य क्षेत्रों में भी या अन्य राज्यों में भी क्या नाभिकीय संयंत्र केंद्र है। तो आपको याद रखना है जैसे कोटा में जाएंगे, है ना, यानी राजस्थान में कोटा जो आपका है, कैगा जो कि कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में तारापुर पड़ता है और आपके उत्तर प्रदेश में नरौरा, ये नाभिकीय संयंत्र है जो आपकी हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि खिलाफत आंदोलन भारत में कब प्रारंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन भारत में जो प्रारंभ किया गया था कब प्रारंभ किया गया था? जवाब देंगे सभी लोग। चलिए सभी का वेलकम है, स्वागत है। यहाँ पर आप कहेंगे सर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर 1919 में। याद होगा शौकत अली और मोहम्मद अली तुर्की द्वारा, है ना, तुर्की जो खलीफा थे उनके समर्थक में चलाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा शौकत अली मोहम्मद अली द्वारा ये तुर्की के खलीफा के समर्थन के लिए चलाया गया था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा सर? राइट हो जाएगा। अगर पूछे सर असहयोग आंदोलन है तो असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनमें से देखा जाए तो सर नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। याद रखिएगा कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। याद रखना है जो आपके मलाला यूसुफजाई थी पाकिस्तानी की नागरिक, है ना, उनको भी आपको दिया गया था, साथ में दिया गया था। यानी पाकिस्तानी नागरिक जो आपकी थी यूसुफजाई के साथ इनको शांति के नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। अगर आपसे पूछे सर जी पहला आपका जो कह सकते हैं कि पुरस्कार था नोबेल पुरस्कार, प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे जो कि 1913 में साहित्य के लिए दिया गया था, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। ये आपका मंदिर जो आपका है सर जी याद रखना है मार्कंडेश्वर है। क्या नाम है? मार्कंडेश्वर आपका है, मार्कंडेश्वर। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है गढ़चिरौली जिला, गढ़चिरौली जिला पड़ता है महाराष्ट्र में। वहीं पर जिले में एक गंगा नदी बहती है बेन गंगा, तो बेन गंगा नदी के तट पर आपका स्थित है मार्कंडेश्वर मंदिर, ठीक है, जो कि विदर्भ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो INA यानी आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर जो मुकदमा चलाया गया था देखा जाए तो सर जी ये आपका था लाल किला यानी दिल्ली में चलाया गया था, जो कि नवंबर 1945 में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इस मुकदमे में जो अभियुक्त आपके थे वो 3 अधिकारी थे। एक मेजर शहनवाज थे, कर्नल गुरुदयाल सिंह थे और आपकी कर्नल प्रेम सहगल थे, ठीक है ना। तो इन पर राजद्रोह का आरोप भी लगाया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपर मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी एक ऐसी नदी है कि इसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल मिलेगा लेकिन निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। ऐसे क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड लेवल में आपको मिलते हैं। यानी क्वेश्चन तो आपने पढ़ा होगा लेकिन क्वेश्चन को घुमाकर पूछने का तरीका UPPSC ही आपसे करवा सकता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 नंबर का जो ऑप्शन है ना वो आपका आंसर हो जाए आपका लूनी नदी है। यानी लूनी नदी जिसको खारी नदी कहते हैं, अभी तक आपने यही पढ़ा है कि खारी नदी है, लेकिन आज के इस क्वेश्चन में ये भी पता चला कि सर जी इस नदी के ऊपरी वाला जो आपका ऊपरी भाग में जो होता है, ऊपरी मार्ग में, वो आपका मीठा जल होता है, और इसके निचले वाले भाग में जो खारा होता है, भारी होता है, वो नीचे आपके खारे जल होता है। तो ये सर जी आपकी लूनी नदी है, याद रखना है, इस बात को दिमाग में छाप लीजिएगा, ठीक है ना। निकलती कहाँ से है, तो अजमेर के निकट जो अरावली श्रृंखला है वहां से आपकी नागा पहाड़ी से निकलती है। पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां में आपकी जो सुरसुती है इसमें से मिल जाती है, बाद में लूनी कहलाती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने अंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध आपका है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी जो आपका दिया गया अंश नहीं दिया है, यहाँ पर भ्रंश हो जाएगा। भ्रंश घाटी के लिए जाना जाता है, तो भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है कौन सा ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सर दामोदर नदी आपकी है, दामोदर नदी है ना, प्रश्न में देखा जाए तो दामोदर नदी जो आपकी है अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए जानी जाती है। बाकी वैसे तो आपने नर्मदा भी पढ़ा होगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको सही करना है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका 20 का राइट हो जाएगा। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था, तो सर ये पारित किया गया था 1872 में। कब किया गया था सर, 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। इसके अंतर हुआ क्या था, जो अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई थी। लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। साथ ही इसके द्वारा बहुपत्नी प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था, यानी एक व्यक्ति एक ही पत्नी रख सकता है, 2, 4, 10 पत्नियां नहीं रख सकता है। तो ये आंसर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे जैव मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। तो जैव मरुस्थल की जो संज्ञा दी गई है सर जी यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जो आपकी दामोदर नदी है। याद रखना है प्रश्नगत में नदियों में जो दामोदर नदी है प्रदूषण के कारण जैव मरुस्थल कही जाने लगी है, ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। हमने कहा है कि आपके लेवल और स्टैंडर्ड लेवल आपको मिलेगा, है ना, आप जुड़ेंगे तो आपको वही पढ़ने को मिलेगा जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है पूरी तरीके से, क्योंकि हम आपके लेवल को ही यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो भैया आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए जो आपका सजी जो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश है, कौन है, पूरी दुनिया में सवाना प्रदेश प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों के शिकार के लिए मतलब मार दिए जाते हैं यहाँ पर, इसलिए इस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहते हैं, है ना। आप देखते होंगे जब आपको टीवी में दिखाया भी जाता है ना, तो जानवर आपके होते हैं, तो मतलब प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों को शिकार के लिए मारा जाता है। तो ये आपका सवाना क्षेत्र में आपको है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य दिया गया है। यानी सर ये जो इकोसिस्टम होता है यानी पारिस्थितिकी तंत्र होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र आपसे कह रहा है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादन पर न्यूनतम रूप से आश्रित होते हैं, गलत हो जाएगा। शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है, बिल्कुल सही है। यानी इकोसिस्टम के संबंध में क्या सत्य दिया गया है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्रत्येक पोषण स्तर होता है आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा की ह्रास होती है, इसी कारण उत्पादों की संख्या क्या होती है, उपभोक्ताओं से अधिक हो जाती है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है, यानी इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन इतना घुमा के दिया है जिसका आंसर ऐसे लगाना पॉसिबल नहीं था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। मानव गतिविधियों से जो कह सकते हैं परिवर्तित पर्यावरण होता है उसे कहते क्या हैं। चलिए, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण यानी देखा जाए तो आपका प्राकृतिक पर्यावरण अलग हो गया, लेकिन मनुष्य जब छेड़छाड़ करता है इसमें से तो भैया आपके वातावरण में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, वही परिवर्तित पर्यावरण क्या जो कहलाता है, इसे बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण इसको कहा जाता है, साथ याद रखना है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा और सर जी क्या होगा, बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के लिए जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण आपका है। यानी जैविक सूचक की अगर हम बात करते हैं तो जैविक सूचक में यहाँ पर देखा जाए जो आपके लाइकेन्स होते हैं, यानी वायु प्रदूषण के लिए जैविक सूचक का जो प्रसिद्ध उदाहरण होंगे वो आपके हो जाएंगे लाइकेन हो जाएंगे। यानी कि वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये वायु प्रदूषण के अति संवेदी होते हैं, ये वायु प्रदूषण के जैविक सूचक के रूप में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, लाइकेन्स होते हैं। यहाँ पर देखो दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय वर्तमान में किस स्थान पर आपका स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक संधि आपकी हुई थी जो कि अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन आपका है,
और इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 2030 तक, है ना, कह सकते हैं कई डॉलर से अधिक राशि का निवेश करना। यहाँ पर 14 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका दोस्तों याद रखना है, ये नई दिल्ली इसका जो आंसर, सॉरी नई दिल्ली नहीं, यहाँ पर जो आपका गुरुग्राम है, कहाँ है, गुरुग्राम आपका है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय वो आपके गुरुग्राम में आपका है, हरियाणा में है, याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो इनमें से किसमें कैल्शियम पाया जाता है। चीनी मिट्टी है, कोरंडम है, जिप्सम है और आपका टैल्क है। तो आपने जिप्सम को देखा होगा, है ना, जिप्सम को देखा होगा, सफेद होता है, इसको जब हीट करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम तो होता ही होता है। तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो प्रोटीन नहीं है, यानी इनमें देखा जाए कौन सा पदार्थ जो प्रोटीन नहीं है। तो देखो यहाँ पर देखा जाए जैसे आपका बाल है ना, स्पाइडर जो सिल्क होता है यानी लूता रेशा है, और आपके खुर हैं। लेकिन सजी जो कपास है ना, कपास ये प्रोटीन नहीं है। जैसे आपके बॉडी में जो बाल होते हैं कहीं ना कहीं प्रोटीन के अंश ही आपके होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका दिया गया है कपास, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपका सस्पेंस में आपका है, यानी इसका आंसर क्या हो सकता है। एग्जाम में अगर आप बैठेंगे ना तो क्वेश्चन में आधे ही क्वेश्चन आप कर पाएंगे, भले ही यहाँ पर आपको सरल लग रहा हो। तो कपास में आपका प्रोटीन नहीं होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। हम आपको क्लासें भले ही कम आपको दें, लेकिन जितनी भी क्लास आपको दे रहे हैं वो सब बिल्कुल सिलेक्टेड आपके क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ पर देखिए 17 नंबर दिया गया हो तो आप कहेंगे सर ये जो आपका होता है अग्न्याशय, क्या होता है सर, यहाँ पर जो अग्न्याशय है ये बहिःस्रावी अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ऊतक कोशिकाएं होती हैं, और अग्न्याशय के दो कार्य होते हैं। जो पहला होता है बहिःस्रावी, ये पाचन में सहायक होता है, जो अंतःस्रावी होता है ये शर्करा को विनिमित करता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। यहीं पर जो अंतःस्रावी जब काम करना बंद कर देती है शर्करा वाला, तो ये शुगर की बीमारी हो जाती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाते हैं। तो आजकल लोग क्या करते हैं ना, कहते हैं बिल्कुल खड़े खड़े चावल होना चाहिए, बिल्कुल टूटे हुए नहीं होना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, पैलेसर धान मशीन से उसको कुड़वा लेते हैं, तो उसके ऊपर का जो लेयर होता है वो खत्म हो जाता है ना। तो पालिश के हुए जो चावल है ना, उसको उपयोग में से एक रोग हो जाता है, और ये रोग सजी आपका होता है बेरी बेरी रोग कहते हैं। क्या कहते हैं सर, इसको कहते हैं बेरी बेरी रोग कहा जाता है, याद रखना बेरी बेरी रोग कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो ये शरीर में जो थायमीन की कमी का कारण बन सकता है। बेरी बेरी एक पोषण संबंधी विकार हो सकता है, ठीक है ना। विटामिन B1 की कमी के कारण ये सब चीजें आपकी होने लगती हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित आपका नहीं है। तो देखिए वो नहीं नंबर में पहला ऑप्शन है विटामिन B दिया गया है, तो भैया विटामिन B है, और नीचे भी विटामिन B दिया गया है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए इसको हम आपको क्या कर देते हैं, सुधार कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर विटामिन B6 हो जाएगा, यहाँ पर विटामिन B2 आपका है, और E और K आपका बराबर है। आप मिलान करिए कौन सा सही नहीं है 19 नंबर में। तो पहला दिया है विटामिन B6 है धान की चोकर, यानी राइस बैन जो आपका दिया है धान की चोकर। विटामिन B2 दिया है कॉड यकृत तेल। देखिए आपका यहाँ से आपका बात क्या हो गई, गलत हो गई, है ना, यहाँ से गलत हो गया है, क्योंकि आपको मालूम है कॉड तेल जो आपका है मछली की यकृत से आपका एक आहार पूरक होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। विटामिन E होता है गेहूं के जो अंकुरित है ना तेल हो गया। विटामिन K आपका अल्फा अल्फा जो आपका हो गया, है ना। तो यहाँ पर अगर आपने पढ़ लिया है तो सही कर लोगे, नहीं तो फिर आपको तो भी दूसरा इधर उधर भी लगा सकते हो ना। तो इसका आंसर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित में से अभाव होता है। तो दोस्तों याद रखना है कि माँ का दूध जो होता है नवजात को लगभग सब कुछ आहार, संपूर्ण आहार मिलता है, लेकिन इसमें लौह पोषक तत्व का अभाव होता है, यानी लौह जो आपके पोषक तत्व होते हैं इनका अभाव होता है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए जब प्रारंभिक में जब दूध स्राव होता है तो उसके आरंभिक दिनों तक जो दूध निकलता है उसमें खीस, उसे खीस कहते हैं, स्तन्य खीस कहते हैं। इसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षित तत्व होते हैं, इसलिए शिशु को उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, है ना। तो सब कुछ तो इसमें आपका बेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए सब चीज़ें होना जरूरी है। जिंक, कैल्शियम, विटामिन A, विटामिन B2, विटामिन B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब आपकी प्रचुर मात्रा में होंगे, लेकिन लॉस आपके तत्व क्या होता है, अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। तो भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, ये कहा था केसी व्हीलर ने। किसने कहा था सर, एक ऑस्ट्रेलिया के संविधानविद आपके थे केसी व्हीलर ने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य आपका है। तो इसका आंसर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है
तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाते हैं? बताइए साथी। यहाँ पर कहेंगे सर 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखना है। और इस दिवस को कब से मनाना शुरू किया गया? अभी हाल ही में आरओ एग्जाम जो हुआ था, है ना, आपके यूपीपीएससी आपका कराता है, जो आपके पेपर को कराएगा वही जो आपके आरओ का करवाया था, तो लेवल भी ठीक ठाक हो सकता है। तो दोस्तों 2010 से ये सर्वप्रथम मनाया गया था। ये जो आपका राष्ट्रीय पंचायती दिवस है ये 2010 को सबसे पहले यहाँ पर मनाया गया था, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? यहाँ पर देखा जाए 23 नंबर है और 23 की अगर बात कर लेते हैं तो सर जी आपका जो दिया गया है अनुच्छेद नंबर आपका 43 का ए, अनुच्छेद नंबर 43 का ए, ये भाग 4 में संविधान का जो संशोधन हुआ था 1976 में 42वें नंबर में, तो ये एक अंतर स्थापित करके प्रावधानित किया गया था। राज्य किसी भी उद्योग में लगे जो उपक्रम है, उद्यान है, संगठन है, उनमें कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करेगा। यानी इसको बाद में इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और एक और जोड़ा गया था, स्त्री और पुरुषों का जो वेतन है समान होना चाहिए, और साथ में ये वाला जो अनुच्छेद है ये भी आपका जोड़ा गया था 42वें में। तो इसलिए आपका पॉइंट आपका अच्छा है। संविधान के प्रस्तावना का विधिक स्वरूप इनमें से क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप इनमें से क्या है? 24 नंबर आपसे कह रहा है। या लागू किया जा सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। या लागू नहीं किया जा सकता, ये क्या बात हो गई? यानी संविधान की प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप आपका है, तो विधिक स्वरूप यानी हम लोग कह सकते हैं कि एक सर्वोच्च न्यायालय का एक मामला आया था, बेरूबाड़ी का मामला, कि संविधान की प्रस्तावना के संविधान का अभिन्न अंग नहीं माना था, परंतु केशवानंद भारती वाद जब आया तो उसने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णयों को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग मान लिया था। तो जब मान लिया था तो इसका आंसर आपका सही क्या हो जाएगा? बिन मरे, यहाँ पर राइट हो जाएगा। केशवानंद जो आपके थे उन्होंने माना था, लेकिन बेरूबाड़ी जो मामला आया था उसने इसको नहीं माना था। ठीक है ना, ये एसआई में क्वेश्चन बनते हैं। कह रहा है भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 25 है कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? यहाँ पर देखा जाए तो सर जी नियोजित आपका दिया है, और नियोजित की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने दिया था। यानी प्रश्नगत के हिसाब से देखा जाए तो भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था, है ना। यानी कि औद्योगिकरण, मशीनीकरण का विरोध किया था। कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? यानी देखा जाए तो आपके सजी जो आपका 6ठी अनुसूची है, और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी ये जो आपके 4 राज्य हैं, यहाँ की जनजातीय क्षेत्रों में ये प्रावधान आपके लागू होते हैं। तो आप कहेंगे सर इसका जो आपका आंसर है सिक्किम, नागालैंड में तो होगा नहीं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आपका हो जाएगा वो सर जी इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर 26 नंबर में तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा त्रिपुरा में लागू होते हैं। कहाँ पर? देखो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में, लेकिन सिक्किम, नागालैंड में नहीं होते। और आपसे है पूछा है तो आपका आंसर फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित आपका नहीं है? यानी 27 नंबर आपसे दिया गया है तो ध्रुवदास दिया गया, ध्रुवदास। और यहाँ पर इनकी रचना का नाम है भगत नामावली दिया गया है। ठीक है ना, ये सही है। नाभादास, भक्तमाल आप कहेंगे सर ये भी सही है। रसखान का दिया है रसिक प्रिया दिया गया है। थोड़ा सा डाउट आपको लग रहा होगा कि सर जी यहाँ पर देखा जाए जो रसिक प्रिया है वो तो केशवदास की है, ये जो आपकी है वो आपकी केशवदास की है। और जब केशवदास की है तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैच नहीं कर रहा, सी नंबर आपका जवाब बन जाएगा। उस्मान की चित्रावली हो जाएगी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पर 28 नंबर दिया गया है। और 28 नंबर में आपको मालूम है कि जो मराठा शासक थे वो किसी राज्य की सुरक्षा के लिए एक टैक्स लेते थे, उस टैक्स को बोलते थे चौथ कर। क्या कहते थे सर? उस टैक्स को चौथ कर कहा जाता था। यानी चौथ कर उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई कहा जाता था। यानी इस कर के बदले पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण पर लूटपाट से बचाने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था कि अगर हम आपसे कुछ टैक्स ले रहे हैं तो दूसरे इसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, हम यहाँ पर खुद लड़ाई करेंगे उनसे। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किया था? एग्जाम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन अभिनव भारत ना आए एग्जाम में तो बेकार है। यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपका विनायक दामोदर सावरकर है। विनायक दामोदर सावरकर है, इनके एक भाई थे, बड़े भाई थे शायद, गणेश दामोदर, है ना। इनके भाई जो थे गणेश दामोदर सावरकर, तो इन्होंने मित्र मेला संगठन शुरू किया था। बाद में क्या हुआ 1904 में नासिक में वी डी सावरकर ने नाम परिवर्तित कर दिया और अभिनव भारत समाज यहाँ पर रख दिया था, यंग इंडिया सोसाइटी जिसे कहते हैं। ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
आज से कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरण अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या पैदा करती है। यानी सूर्य के प्रकाश में जो पराबैंगनी विकिरण होता है, तो इस विकिरण से दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कह रहा है विकिरण अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या पैदा करती है। 30 नंबर आपका दिया गया है। वो 30 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी थोड़ा सा क्वेश्चन समझने लायक है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो कोई मतलब नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोराइड और आपका ओजोन है। तो आप कहेंगे सर जी क्या यहाँ पर जो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण है उसकी क्रिया के द्वारा, हाँ देखिए सूर्य से आने वाली जो आपकी क्रिया होती है ना, वो क्रिया यहाँ पर देखा जाए ऑक्सीजन से आपकी करती है, उसके अणुओं को कह सकते हैं जब क्रिया होती है तो ये समताप मंडल में ओजोन का निर्माण करती है। यानी ओजोन का निर्माण मुख्यतः पराबैंगनी विकिरण द्वारा ही होता है। और ये संपूर्ण क्रिया 2 चरणों में होती है। पहले चरण में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा है वो किरणें ऑक्सीजन पर प्रहार करती हैं और 2 परमाणु में तोड़ देती हैं। दूसरे चरण में प्रत्येक ऑक्सीजन का जो परमाणु है वो ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके O3 बना देता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा सर जी क्या हो जाएगा, C नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर आपको इसमें भी आपको थोड़ा सा माइंड में कम बैठ रहा है तो आपको बता दें कि जब प्रारंभ में कहते हैं ना कई करोड़ वर्ष पहले जब कुछ नहीं था यहाँ पर, तो यहाँ सिर्फ पानी पानी था, है ना। इसके पहले आग थी यहाँ पर, इसके बाद बारिश हुई और जब यहाँ पर घास जगना शुरू हुई थी तो कहीं न कहीं जमीन के अंदर लोहा रहता था और सूर्य की किरणें होती थी, तो धीरे धीरे क्रिया करके ओजोन की लेयर बनना शुरू हुई। तो कहीं न कहीं वो सूर्य के प्रकाश से तो हुआ है। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, C नंबर इसका राइट हो जाएगा। इस बात को समझिएगा क्योंकि आज के टेस्ट पेपर में हर एक क्वेश्चन में, है ना, बहुत ऐसे क्वेश्चन मिले हैं जिनको बड़ा डिफिकल्ट आपका है ना। यहाँ पर देखो दिया है पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि आपकी थी, 31 नंबर आपका दिया गया है। और हमने कहा है कि वैसे 30 ही क्वेश्चन होते हैं लेकिन हम कुछ क्वेश्चन अपने तरफ से ऐड कर देते हैं ताकि टेस्ट पेपर थोड़ा बड़ा हो सके, क्योंकि हमारा मन 30 क्वेश्चन में भरता नहीं है। जब तक हमारा पेट ना भरे तब तक लगता है पढ़ाते रहें, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को हम आपको और बढ़ा देते हैं, 2 4 10 क्वेश्चन और ले लेते हैं। और अभी आपको करंट अफेयर भी आपको ऐड करेंगे 1 तारीख से, जो हम आपको क्लासें देंगे, है ना, टाइपिंग में जो आपकी करंट अफेयर है वो आपको ऐड कर दिया करेंगे, तो 50 क्वेश्चन कर दिया करेंगे, तो पढ़ने में और आनंद आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी आपकी, वो समुद्रगुप्त की थी। किसकी थी सर जी, समुद्रगुप्त आपका जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा, यानी पृथ्वी का प्रथम वीर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विक्रमशिला विहार का संस्थापक इनमें से कौन था। विक्रमशिला विहार का संस्थापक, तो आप कहेंगे सर विक्रमशिला है आपके धर्मपाल, इसका आंसर राइट हो जाएगा। यानी धर्मपाल जो आपके थे ये एक बौद्ध था, है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो इसको परम सौगर की उपाधि भी दी गई है, तो इसका जो आपका आंसर है यहाँ पर आपका सी हो जाएगा राइट। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा हुआ था। तो विलय नीति में सबसे पहले सजी आया था सजी करौली या सतारा, तो आप कहेंगे सजी सतारा आया था। सतारा सबसे पहले आपका आया था, सतारा आया था, है ना। ये आपके 1848 में, फिर जैतपुर संभल को 1849 में, बालघाट को 50 में, उदयपुर को 52 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, करौली को 1855 में विलय किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का जो आपकी उपाधि थी उसको त्याग दिया था। तो नाइटहुड की उपाधि आपको मालूम है जलियांवाला बाग नरसंहार, आपको गद्यांश में इस क्वेश्चन को आपको कई बार पढ़ाया गया है कि सर जी जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विचारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने, है ना, अपनी नाइटहुड की उपाधि आपकी वापस कर दिया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है। यानी तेल की कीमत जैसे पेट्रोल है, डीजल है, तेल सरकारी जो नियंत्रण मुक्त आपके पदार्थ हैं, इनके जो कीमतें आपकी हैं उसका निर्धारण जो करती हैं वो आपकी तेल कंपनियां ही करती हैं। यानी यहाँ पर 35 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका आंसर आपका डी हो जाएगा कि जिनकी कीमतें जो आपकी है ना तेल कंपनियां ही इसका निर्धारण करती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1914 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया था। तो 1944 में गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो थे आपके श्रीमान नारायण अग्रवाल थे। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन दिया गया है डी नंबर है कि जो 1944 में गांधीवादी योजना का प्रतिपादन जो कि प्रतिपादित किया था वो किया था किसने, तो आपके श्रीमान नारायण अग्रवाल ने यहाँ पर किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, और इसे गांधीवादी योजना के नाम से भी जाना गया था। तो ये जो योजना थी कहीं ना कहीं गाँवों में जो विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था है उस पर फोकस की गई थी, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2011 1 से लेकर 11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि दर, यानी देखा जाए तो 10 वर्षों में जो जनसंख्या की वृद्धि दर आपकी देखने को मिली थी वो कितनी देखने को आपको मिली, ये आपसे पूछा गया है। तो सर यहाँ पर देखा जाए 17.70% जो आपका है ये वृद्धि मिली थी। जनगणना से क्वेश्चन आपके बनते हैं आरओ एग्जाम में, जनगणना से क्वेश्चन काफी अच्छे आपके बन जाते हैं, 2 का और 3 भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो हम आपको जनगणना अलग से आपको पढ़ा भी देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाते हैं सर वो कब मनाया जाता है पूरे देश में, यहाँ पर मनाते हैं 24 दिसंबर को। कब मनाते हैं सर जी? 24 दिसंबर को, है ना, याद रखना, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और ये 1986 को उपभोक्ता एक संरक्षण अधिनियम आया था, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी, उसके बाद ये लागू हुआ था। तो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर देखा जाए तो ये जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है ना ये आपका 24 हो जाएगा। वहीं पर भारत की बात करते हैं तो भारत में 15 मार्च को मनाते हैं। क्या भारत में, मतलब सॉरी, ये राष्ट्रीय दिया है, यानी भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता है और विश्व में 15 मार्च को मनाते हैं। यानी विश्व उपभोक्ता दिवस से आपसे पूछ लेता है तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं 15 मार्च को, यानी अंतर्राष्ट्रीय ये वाला है 15 मार्च को। और जो राष्ट्रीय है यानी भारत में मनाते हैं वो 24 दिसंबर को मनाते हैं। दोनों चीज़ों को याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी दिक्कतें आपकी हो जाती हैं। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा तंत्र है जो सही सुमेलित नहीं है। 1 को ऑप्शन देना है कि कौन सा तंत्र है जो सही सुमेलित नहीं है, 1 को ऑप्शन दीजिएगा। यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है सर जी ग्रीन हाउस गैस और आपका दिया गया है स्रोत दिया गया है। तो पहला पॉइंट आपसे कह रहा है सर जी कार्बन डाइऑक्साइड आपका कह रहा है थर्मल पावर स्टेशन से। कहीं ना कहीं आप कहेंगे सर जी हो सकता है कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है थर्मल पावर स्टेशन से हो सकता है। क्यों? क्योंकि थर्मल पावर जो स्टेशन होता है कहीं ना कहीं जैसे कि कोयले से कहीं ना कहीं आपका जो बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है, तो वहाँ पर स्वाभाविक थे कि कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखो दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और आपका दिया है ऑटोमोबाइल। आपको याद होगा कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो क्लोरीन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन से बना होता है, एक गैसीय और द्रव फॉर्मेट में आपको होता है। तो ये जो आपका होता है ना रेफ्रिजरेटर होता है ना, जो आपके एसी वगैरह होते हैं वहाँ से आपका प्रयोग आते हैं, वहाँ से निकलते हैं और रोजमंडल आपके वायुमंडल में आपके आते हैं। तो कहीं ना कहीं सर जी ये ऑटोमोबाइल से थोड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नाइट्रस ऑक्साइड ये आपके जैसे दिया गया है जलमग्न धान के खेत आपका हो गया। देखा जाए तो आपकी मीथेन गैस भी आपकी हो जाती है। यहाँ पर दिया गया है सर जी सल्फर डाइऑक्साइड, आपसे कह रहा है सर जी ईंट के भट्ठे आपका हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो सभी ऑप्शन ऐसे आपके रहे हैं जो कंफ्यूज करेंगे। लेकिन एक चीज़ तो आपको पता ही है कि सर जी आपके जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं ये आपके रेफ्रिजरेटर हो गया, है ना, यानी जो एसी वगैरह होते हैं, शीतलक वगैरह होते हैं, वहाँ से आपकी निकलती है। तो यही आपका साफ साफ नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसके पहले ना आपने ईंट का भट्ठा पढ़ा होगा, और अगर पढ़ा भी होगा तो उससे कौन सी गैस निकलती है भी आपने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन जो पढ़े हैं उसको तो आप दिमाग लगा ही सकते हैं। बात क्लियर हो गई? क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि सबके लिए सतत दशक पहल जो आपकी है, यानी सबके लिए सतत ऊर्जा दशक जो आपका पहल है ये किसकी पहल है। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो पहल है वो आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की है, भारत की है, किसकी है? तो आप कहेंगे सबके लिए सतत ऊर्जा दशक ये पहल आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की है। किसकी है सर? ये संयुक्त राष्ट्र संघ की है। 2014 से लेकर 2024 तक के दशक को सतत ऊर्जा दशक घोषित किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है वो आपका आंसर आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखा जाए जो आपका दिया गया है कि सर जी जैसे आपका पारा होता है और पारा की अधिकता हो जाता है तो यहाँ पर मिनीमाटा रोग जो आपका होता है मिनीमाता रोग हो जाता है। आप कहेंगे ये तो सही दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका कैडमियम दिया गया है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका ये पहला पॉइंट सही है। कैडमियम से आपका क्या हो जाता है? इटाई रोग हो जाता है। नाइट्रेट आयन से यहाँ पर ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। यहाँ पर दिया है फ्लोराइड आयन दिया गया है, फ्लोराइड आयन दिया गया है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी जो फ्लोराइड आयन की जब अधिकता होती है ना, फ्लोराइड मतलब जानते हैं दांतों की बीमारी होती है। यानी अगर फ्लोराइड आयन जो होते हैं अगर अधिक हो जाते हैं ना तो दांत की बीमारी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। और इस बीमारी से दांतों का जो बाह्य आवरण जो चमका करता है ना वो प्रभावित हो जाता है और दांत पीलेपन हो जाते हैं। तो याद रखना ये आंसर आपका डी नंबर है, ये आपका सही नहीं है। बात क्लियर हो रही है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति सांद्रता मानी जाती है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो वातावरण अगर संतुलित रहे इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है।
और कार्बन डाइऑक्साइड होने के साथ साथ उसका परसेंटेज कितना होना जरूरी है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका 0.03%। यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए खतरा भी है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी ही नहीं तो समझो कि आपका जीवन भी नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना है कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो होना चाहिए कितना, तो 0.03% आपका जो आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। यानी अगर हम आपसे बोलें कि सर जी कार्बन का होना जरूरी है, क्यों जरूरी है, जैसे मान लीजिए सूर्य की किरणें आती हैं और यहाँ पर जो कार्बन के आपके अणु होते हैं उन्हीं से आपकी क्या होती है, ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, और अगर कार्बन ना हो तो यहाँ पर बर्फ जम जाएगी पूरी तरीके से, है ना। इसलिए कार्बन का होना जरूरी है, लेकिन लिमिट में होना जरूरी है ना। जैसे आप लोग कुछ खाना खाते हैं, कोई ऐसी चीज़ खाते हैं तो लिमिट में आपका होता है, नहीं बाद में नुकसान करता है, ठीक है ना। अब आप खाना खाने में रोटी मत कह देना, और ज़्यादा रोटी खाओगे तो भी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से जी कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस दिया गया है, आप कहेंगे सर जी 5 जून को मनाते हैं, बिल्कुल सही है। पृथ्वी दिवस आपके देखिए 22 अप्रैल को मनाते हैं, ये भी आपका सही दिया है। तंबाकू निषेध दिवस दिया गया है, और तंबाकू निषेध दिवस जो आपका है ना, ये आपके सर जी 31 मई को मनाते हैं ना। कब मनाते हैं, 31 मई को मनाया जाता है, यानी 31 मई आपका हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी वाला ये गड़बड़ हो जाएगा। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं, बात क्लियर हो गई, ऑप्शन नंबर आपका सी गलत दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जैव विविधता को अधिक संकट है, यानी जो आपका जैव विविधता है इसको जो अधिक संकट आपको है ना, ये संकट काहे से है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है, तो ये संकट आपका देखा जाए तो कह रहा है प्राकृतिक विनाश और वनस्पतियों के विनाश से है। यानी जैव विविधता क्या होती है, जैसे आपने ही देखा होगा कि आपके जैसे गांव एरिया में है, वहाँ पर पहले ढेर सारे जंगल होते, तो जब जंगल होंगे तो वहाँ पर नई नई प्रजातियाँ, नए कीड़े और नई प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जब जंगल ही खत्म हो जाएंगे, न पेड़ पौधे रहेंगे, न पशु पक्षी रहेंगे, यानी जैव विविधता होगी ही नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा आपकी जैव विविधता को अधिक संकट है कि जो प्राकृतिक निवास आपका है और वनस्पतियों का विनाश हो रहा है। बात क्लियर हो रही है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रकाश बोल्टी सेल होते हैं। प्रकाश बोल्टी सेल जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनको हम लोग हिंदी में और हिंदी में बोलते हैं सौर सेल। क्या बोलते हैं, सौर सेल। यानी यहाँ पर देखा जाए तो प्रकाश बोल्टी सेल जो आपके होते हैं ना, ये सौर सेल होते हैं, यानी एक विद्युत के उपकरण होते हैं। ये प्रकाश बोल्टी प्रभाव द्वारा क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा ले लेते हैं, इसके बाद आपको विद्युत देते हैं। तो आपका आंसर आपका ये हो जाएगा, जिससे आपके घर में सौर पैनल लगे हुए हैं, सूर्य से किरणें लेते हैं, इसके बाद आपको ट्रांसफर करके सीधा विद्युत बना देते हैं। तो यही आपके होते हैं प्रकाश वोल्टेज सेल, यानी सौर सेल। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर आपसे दिया है आपका सूची फर्स्ट और यहाँ पर सूची सेकंड दिया है। तो हम कहते हैं सर जी आपको विटीकल्चर, और विटीकल्चर अगर आप बोलेंगे तो आप कहेंगे सर विटीकल्चर तो अंगूर की खेती होती है। यहाँ पर देखो वेजीकल्चर दिया है, वेजीकल्चर सर जी क्या होता है, वेजीकल्चर होता है वृक्षों की कृषि से आपका दिया गया है, यानी यहाँ पर आपका सर जी क्या हो जाएगा, वेजीकल्चर वृक्षों की खेती होती है। तो जी पिसीकल्चर क्या होता है, मछली पालन आपका होता है। और ओलेरी कल्चर क्या होता है, सब्जी खेती होती है, यानी ये आपका आएगा। तो आपका देखिए ये आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, यानी 4 3 2 1 इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। विटामिन ई आपके बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर में जो कोशिका होता है ना, उनको कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। तो विटामिन ई आपको कैसे मिलेगा, विटामिन ई होता है जो आपकी वसा में घुलनशील होते हैं। ये गेहूं का जो अंकुरण होता है ना, गेहूं अंकुरण हो गया, तेल में सबसे अधिक पाया जाता है। तो इसका जो आपका आंसर दिया गया है 8 नंबर में, वो आपका नारियल का तेल, ताड़ का तेल, गेहूं का अंकुर तेल है, राई और सरसों का तेल दिया गया है। तो सर जी आप कहेंगे सर गेहूं अंकुर का जो तेल है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। जनन क्षमता में भी आपको काम देता है ना। आपके पैरों में कभी कभी आप देखते हैं ज़्यादा दर्द भी होने लगता है, तो विटामिन ए की गोलियां भी खाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अंकुरित चने खाएं, अंकुरित गेहूं वगैरह खाएं ना, तो आपकी बॉडी में ई वाली जो आपकी विटामिन ए समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मलेरिया रोग की जो प्रभावी औषधि है कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। यानी जब आपको मलेरिया हो जाता है तो एक दवा दी जाती है कुनैन, और ये कुनैन जो आपका है ना, ये एक वृक्ष से प्राप्त की जाती है, उस पौधे की छाल से निकाला जाता है, और ये पौधे को बोलते हैं आवृतबीजी पादप बोलते हैं। तो आपका जो आंसर है 10 नंबर में, ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा, सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलन आपका नहीं है, यानी कौन सी चीज है वो जो सही सुमेलित नहीं है।
थायमिन दिया गया है और थायमिन दिया है बेरी बेरी है ना, थायमिन बेरी बेरी है। स्कर्वी अम्ल आपके स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन ए दिया है वर्णांता, ये तो बात गलत हो जाएगी क्योंकि वर्णांता यानी कलर विजन होता है और ये एक एक्स कह सकते हैं संलग्न वंशागति रोग होता है। लाल और हरा जो होते हैं ना, इसको देख नहीं पाते हैं। तो ये जो आपका वर्णांता होता है ना, विटामिन ए की कमी से, यानी यहाँ पर देखा जाए जो आपका दिया है विटामिन ए की कमी से थोड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आपका सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर दिया है विटामिन के दिया है तो आप कहेंगे सर रक्त जमना आपका हो गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, मतलब यहाँ पर क्या है ना, ये जो वर्णांता है कहीं ना कहीं ये एक आनुवांशिक रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध कराने को अधिकृत है। यानी जो पंचायतें होती हैं, इनका जो पंचायत आपका है उसका गठन आपका है ये 243 के गा के फर्स्ट में है। कितने में है, 243 का जो आपका गा है इसके फर्स्ट में आपका ये बातें बताई गई हैं। और देखा जाए तो सर जी यहाँ पर जो राज्य का जो विधानमंडल होता है वहाँ पर पंचायतों की जो संरचना होती है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो ये सर जी राज्य का विधानमंडल ऑप्शन आपका भी बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख आपका हुआ है। यानी सर जी कौन सा आपका शिलालेख है जिसमें अशोक नाम शब्द जो आपका है, अशोक का नाम जो आपका है वो हुआ है। तो देखा जाए तो अशोक का इतिहास में मुख्यतः अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो गए हैं। मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उडेगोलम है ना, आदि लेखों से अशोक के नाम मिलते हैं, लेकिन कहीं अलग अलग मिलता है, कोई अशोक मिलता है, कुछ निम्प्री मिलता है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर जो आपका दिया है वो आपका इनमें से क्या हो जाएगा, तो सर जी गुर्जरा इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम ये अभिलेखों से अशोक जो आपका है, अशोक का व्यक्तिगत नाम ही भी मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक इनमें से कौन था। तो परम भागवत की उपाधि धारण किया था आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और ये प्रथम गुप्त शासक था ना। और परम भागवत की उपाधि धारण किया था। मेहरौली का जो मेहरौली लेख स्तंभ है ना, वहां पर देखा जाए तो कह सकते हैं विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत नामदेव जो संबंधित थे आपके कहाँ से संबंधित हैं और ये कौन से संप्रदाय से आपके हैं। तो दोस्तों याद रखना ये संप्रदाय पूछा गया, संप्रदाय हैं तो आपके वैष्णव संप्रदाय से हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका भी हो जाएगा, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित आपके हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सर ये पूछा गया है विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। यानी 16 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 1893 में। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो आयोजित किया गया था पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स, यानी वहाँ पर जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था भाषण वाला है ना, वो यहाँ पर हुआ था 93 में, 1893 में। अगला है बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। तो आनंद मठ का जो आपका है बंकिम चटर्जी के द्वारा लिखा गया था एक बंगाली उपन्यास है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो सजी 17 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, 1882 में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। यानी जो अखिल भारतीय किसान सभा है इसके संस्थापक अध्यक्ष पूछा गया है। तो जब संस्थापक यानी जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसके आपके जो अध्यक्ष थे वो सजी स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। यहाँ पर देखा जाए तो स्थापना 1936 में की गई थी। और आपको याद होगा कि जो अखिल भारतीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, यानी देखा जाए तो आपका जो आंसर दिया गया है वो आपका सजी क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त स्वशासन का जनक माना जाता है। तो सर जी ये जो आपके हैं ना लॉर्ड रिपन है। कौन है, लॉर्ड रिपन के जो कार्यकाल है स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव यानी 1882 में भारत में आधुनिक स्थानीय सुशासन का प्रारंभ माना गया है ना। लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 20 नंबर में आपसे कह रहा है कौन नहीं सही सुमेलित है। कह रहा सर मोतीलाल नेहरू दिया था नेहरू रिपोर्ट, MK गांधी जो आपके हैं वो चंपारण आंदोलन है, SC बोस आपके फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित है, यहाँ तक तो सही था। MA जिन्ना खिलाफत आंदोलन है। तो हमने आपको ये क्वेश्चन एक बार और सॉल्व कराया था कि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए जो आपकी गठित की गई थी खिलाफत कमेटी, उसमें शौकत अली, मोहम्मद अली है ना, अबुल कलाम आज़ाद और हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी है ना, ये शामिल आपके रहे थे है ना।
तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो इनमें मुख्यतः जैसे अली बंधु हैं, है ना, शौकत अली, मोहम्मद अली, इनको दिया जाता है। तो ये नाम जो आपका है ना खिलाफत आंदोलन एम जिन्ना आपके उस समय नहीं थे। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने 3 बार आपको करा दिया है। यहाँ पर दिया है पंचायत समिति के जो आपके सदस्य होते हैं, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं ना, तो आपको याद है पंचायत समिति के जो होते हैं ना, तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा हम ही लोग तो निर्वाचित करते हैं ना, सब जनता जो होती है वही तो पंचायत के लोगों को करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन प्रक्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। यानी यहाँ पर 22 नंबर आपका दिया गया और 22 की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। बहुमत शासन को, सरकार में स्थिरता को, सामान्य राजनीतिक सोच को या अल्पसंख्यकों प्रतिनिधियों को। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 22 नंबर ना बिल्कुल आपका कह सकते हैं नया तरीके से होगा। याद रखना यहाँ पर जो अल्पसंख्यकों का जो प्रतिनिधित्व आपका है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो निर्वाचन प्रक्रिया में जो अल्पसंख्यक समूह के उनकी संख्या के अनुपात में जो प्रतिनिधि होते हैं उनको सुनिश्चित करती है। यानी इस प्रणाली से सभी वर्गों का जो समुचित प्रतिनिधि है वो सुनिश्चित हो जाता है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नया लग रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। यानी आपसे कह रहा है कि अगर हमारे पंचायतों को 3 सोपानों के माध्यम से आपकी है और ये 73 नंबर का संशोधन किया गया था 1992 अधिनियम में, है ना, 24 अप्रैल 1993 में आपका आया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो सजी 3 सोपानों में से जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। यानी 9 वाले में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर है, भाग 9 में आपका दिया गया है। याद रखना है 24 अप्रैल 1993 से ये आपकी संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में परिकल्पना कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय सुशासन के बीच संबंध बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है। यानी राज्य सरकार और स्थानीय सुशासन की बीच हो रही है बात, ना कि केंद्र सरकार के बीच में हो रही है। तो आप कहेंगे सर ये आपका होता है राज्य वित्त आयोग होता है। कौन होता है? राज्य वित्त आयोग होता है। याद रखना इसको ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 243 के फर्स्ट में आपका होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर जी जो उदारीकरण है, निजीकरण है और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी उस समय जो आपके प्रधानमंत्री थी वो आपके कौन थे। तो ये हमने आपको पेड एग्जाम की जब क्लासें दिया था तो हमने आपको बताया था कि जो नई आर्थिक नीति 1991 है उस समय प्रधानमंत्री जो आपके थे, है ना, पीवी नरसिम्हा राव आपके द्वारा घोषित किया गया था। और यहाँ पर देखा जाए तो वित्त सचिव साहब मनमोहन सिंह आपके रहे हैं। तो अटल बिहारी या मनमोहन सिंह है? अटल बिहारी। तो यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया प्रधानमंत्री, तो आपको याद ही है कि प्रधानमंत्री जो आपके थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। यानी यहाँ पर देखा जाए तो पीवी नरसिम्हा राव, यानी ऑप्शन नंबर आपका नरसिम्हा राव द्वारा आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। उस समय जो आपके थे शायद आपके मनमोहन सिंह। कौन थे भाई? कमेंट करिएगा जल्दी से। जो वित्त सचिव शायद पूछा जाता है ना, वित्त सचिव जो आपके रहे हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है एक। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आपकी आधारित है। तो याद होगा कि गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो न्यास अर्थात जिसे बोलते हैं स्ट्रीस बोल देते हैं, यानी ऐसी विचारधारा होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आपका हो जाएगा न्यास पर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यास बोलेंगे। यानी इसी को हम बोलते हैं स्त्रीशिप बोलते हैं। ठीक है ना। महात्मा गांधी द्वारा जैसे सामाजिक आर्थिक अवधारणा है ये विचार प्रस्तुत किया गया था। धनी व्यक्ति कह सकते हैं आमजनों के कल्याण हेतु न्यासों की कह सकते हैं न्यासों की न्यासी के रूप में कार्य करेगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। नया क्वेश्चन नई भाषा में है तो नोट करिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, किसी देश की जो आर्थिक वृद्धि है सर्वाधिक उपयुक्त माप होती है। तो देखा जाए तो सजी वो जो प्रति व्यक्ति आपका उत्पाद होता है ना, यानी प्रति व्यक्ति जो आपका उत्पाद होता है तो इससे आपकी होती है, जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है। तो नगरीय घनत्व जो आपका दिया गया है इनमें से वो आपका है कौन सा। तो यहाँ पर देखा जाए नगरीय घनत्व आपसे पूछा गया है। नगरीय घनत्व महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल आपका दिया गया है। तो यहाँ पर सजी 2011 के हिसाब से हम यहाँ पर बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इन आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो आपका जो नगरीय घनत्व आपका है ना, तो यहाँ पर जो आपका महाराष्ट्र आपका आता है, पंजाब है, तमिलनाडु है और पश्चिम बंगाल है। इन राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो आपका है ना, इन 4 राज्यों में वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो आप कहेंगे सर जी जो महाराष्ट्र है वो आपका 5594 है और तमिलनाडु जो आपका है पश्चिम बंगाल है वो आपका 5683 है।
तो यहाँ पर याद रखना इसका आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। याद रखना है नगरीय घनत्व की बात करें, नगरीकरण की बात नहीं करें। अगर नगरीकरण होता है तो हम लोग महाराष्ट्र लगाते हैं, गोवा लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर नगरीय घनत्व की बात कर रहा है तो पश्चिम बंगाल इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ का जो आपका है जनघनत्व है वो 5683 प्रति वर्ग में है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार जो उच्चतम आपका है वो आपका कहाँ का है। तो देखा जाए तो यहाँ पर 29 नंबर दिया गया है, और यहाँ पर देखा जाए तो जो आपका लक्षद्वीप आपका है ना, कौन है, लक्षद्वीप जो आपका है लक्षद्वीप, यहाँ पर लक्षद्वीप में आपका है 87.9% आपका है। तो इसका आंसर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है राम सेतु जो आपका शुरू होता है यानी आदम ब्रिज जिसे कहते हैं, ये भारत का जो पम्बन द्वीप है ना उसका अंतिम छोर होता है, उसको बोलते हैं धनुषकोडी, वहां से प्रारंभ हो जाता है और श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जाता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सजी 30 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बनेगा धनुषकोडी से इसका आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल जो आपका इनमें से कौन है। हमने कहा सजी 30 क्वेश्चन तो आपके होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम आपको ऐड कर देते हैं। अभी आपको जल्दी आपको करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपको ऐड करेंगे, तो कम से कम 50 क्वेश्चन आपको पढ़ाया करेंगे। उससे में क्या होता है, उतने में आपका पेट हमारा इतने में भरता नहीं है, और जब 50 क्वेश्चन कराएंगे तो कम से कम 30-35 मिनट कम से समय लगे, तो लगता है कि हाँ थोड़ा पढ़ाई की नहीं है। 30 क्वेश्चन तो एक हमको ऐसा लगता है टाइम पास है। एग्जाम में तो 30 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पर 60 क्वेश्चन भी पढ़ा सकते हैं, 100 क्वेश्चन भी पढ़ा सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। एग्जाम में तो 30 क्वेश्चन आपके आएंगे, हालांकि 30 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के वो पूरा प्रैक्टिस सेट के हिसाब से होता है, बाकी और क्वेश्चन हम आपको ऐड कर देते हैं, है ना। उससे आपको खुशी होना चाहिए कि चलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं। तो संसार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो मरुस्थल आपका दिया है ना वो आपका थार मरुस्थल आपका है, यानी थार मरुस्थल अपने भारत में ही तो है ना, आपके राजस्थान वाला एरिया में, यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या है, तो आप कहेंगे सर थार मरुस्थल, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। सहारा मत लगा देना, बड़ा नहीं पूछा गया है, जनसंख्या के हिसाब से पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित आपका है, यानी सुमेलित है आपका लोनार झील आपका दिया है, मध्य प्रदेश दिया गया है, और लोनार झील मध्य प्रदेश दिया गया है, महाराष्ट्र में है ना। लोनार झील आपके महाराष्ट्र में है तो आपका ये गलत हो जाएगा ना। यहाँ पर नक्की झील आपका गुजरात दिया गया है, नक्की झील गुजरात में है, नक्की झील गुजरात में नहीं है, ये राजस्थान में है, ये आपके राजस्थान में है, और ये जो आपकी लोनार है वो आपके महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में आपकी है। यहाँ पर देखा जाए कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर पुलिकट आप लोग कह सकते हैं सर जी, आपके तमिलनाडु कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी गलत मतलब सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल आपकी नहीं है। तो सर जी खरीफ फसल आपकी नहीं है तो कपास खड़े हो, यानी कपास तो आपका है ही है, यानी यहाँ पर मूंगफली भी आपकी बो जाती है, सरसों आपका नहीं है। सरसों आपको मालूम है कब होती है, सरसों सर्दियों में आपकी होती है, जब आप लोग पीले पीले खेतों में, सरसों के खेतों में, है ना, जब आप लोग सेल्फी लेते हैं, है ना, तो याद आता है बड़े क्या आनंद है, क्या मौसम है, क्या सुहाना मौसम है, पीले फूल खिले हैं, है ना। तो आपका सजी यहाँ पर हो जाएगा, ये पर खरीफ नहीं है, रबी की है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि गरीब शिक्षा तक नहीं पहुँच सकते हैं तो शिक्षा को हम गरीबों तक पहुँचाना होगा। ये कहा किसने था, ये विवेकानंद ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सजी क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आज के समय की ये कंडीशन है कि शिक्षा पहुँचे चाहे ना पहुँचे, है ना, पहुँचे और चाहे ना पहुँचे, लेकिन शिक्षा वाले जो होते हैं ना बच्चे आपके आंदोलन करेंगे, शिक्षक भी करेंगे, लेकिन शिक्षक भर्ती भी नहीं आएगी, ना ही बच्चों का अनुपात आपका होगा। तो आज के समय में सिस्टम बिल्कुल अलग हो गया है, पहले और अब का अंतर बिल्कुल अलग हो गया है। तो भैया यहाँ पर विवेकानंद ने कहा कि अगर गरीब जो बच्चा है, अगर वो शिक्षा उस तक नहीं पहुँच पा रही है तो आपका फर्ज होता है कि शिक्षा को गरीबों तक पहुँचाइए, है ना। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। अब तो स्कूल बंद करवा देंगे 5-5 किलोमीटर करवा के, तो फिर और बच्चे नहीं जाएंगे। यहाँ पर दिया है भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है। तो सागौन का वन आपके कहाँ पाए जाएंगे, जो आपका उष्ण वाला एरिया है, और उस वाले एरिया में सब में देखा जाए तो आपका सजी जो आपका मध्य प्रदेश आपका है ना, कौन, जो मध्य प्रदेश आपका है, यहाँ पर देखा जाए तो आपके इसका योगदान बहुत ही, जैसे आपका आर्थिक दृष्टि से, यानी कि देखा जाए सागौन, साल, शीशम, देवदार, चीड़, पाइन, ये जो आपके हैं संपूर्ण देश के लगभग यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। तो इसका हिस्सा जो आपका 50% हिस्सा लगभग मध्य प्रदेश में आपका विस्तारित है संपूर्ण में सागौन मामले में। तो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति सांद्रता मानी जाती है। यानी सर जी कार्बन के लिए होना जरूरी है कितना % आपके वायुमंडल में, ताकि आपका प्राकृतिक संतुलन बना रहे। एक क्वेश्चन आपको इसी क्लास में पढ़ाया गया है, उम्मीद रखते हैं कि अगर आपने पूरी क्लास देखा है तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा।
अगर लाइव हैं तो लाइव दीजिएगा, बाकी आप लोग रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं यानी ऑफलाइन देख रहे हैं तो भी आप लोग इस क्लास का जवाब आप जरूर दीजिएगा। आप लोगों से इंतजार रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर पाने के लिए, ठीक है ना। और साथ में अगर आप लोग LT ग्रेड हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो मात्र 99 में आप लोग अपनी सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छे खासे हाईलाइट नोट्स आपके हैं, प्रिंटेड नोट्स आपके हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सब कुछ आपको वहीं पर आपको दिखा दिया गया है, बता दिया गया है, निशान लगा दिया गया है। साथ में क्लास नोट्स जो आपकी होती है, PY की क्वेश्चन आपके हैं, टेस्ट सीरीज आपकी हैं, है ना। और साथ में 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब कुछ आपको 99 में है। तो आप लोग ऐप में जुड़िए, देव जी के ट्रिक ऐप है, वहाँ से अपना तैयारी कर सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है ना। क्लियर है, खुश हैं आप लोग, टेस्ट पेपर अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है और भी अच्छा लगेगा आने वाले समय में। यानी धीरे धीरे आपको देख सकते हैं डेली परिवर्तन आपको मिल रहा है और डेली परिवर्तन के साथ आप लोग एग्जाम तक में आप लोग अच्छी तरीके से जीके भी आप लोग तैयार कर पाएंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।